तो चलो कंटिन्यू करते हैं पैथोलॉजी क्लास को और इस बार की जोश एंड जुनून पिछले बार से डबल रहेगी और वही जोश एंड जुनून आपका भी चाहिए मुझे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी पिछले वाली क्लास में। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने का। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है। ऐसे तो हम लोग इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन डिस्कस कर चुके थे, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इंट्रोडक्शन डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे। देन सेल इंजरी, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, सेल एडेप्टेशन, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोग अभी चैनल पे नए आए होंगे, उनके मन में एक ही सवाल है, हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर इस यूनिट से आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अपने सीनियर का एक बार पीवाईक्यू निकाल के देख सकते हो, देन खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। सो ये सबसे पहले तो जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। देन इसमें से भी कौन सा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हाई वेटेज कौन सा टॉपिक है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। लिखना कैसे है, सब चीजें बताऊंगी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली सबसे पहले ना, पैथोलॉजी पढ़ने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैथोलॉजी ही इस सब्जेक्ट का नाम क्यों पड़ा। कोई भी सब्जेक्ट का जब आप मीनिंग समझ लेते हो तो वो वही वहां पे ही पता चल जाती है कि उस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं हम। सो पैथोलॉजी जो है, अब किसी वर्ड का मीनिंग समझना है तो या तो वो वर्ड ग्रीक से आया होगा या फिर लैटिन से आया होगा। तो ये पैथोलॉजी बेचारा ग्रीक वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक है पैथोस, एक है लोगोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज। वही लोगोस का मतलब सबको पता है कि स्टडी। तो बन गई ना बात, पैथोलॉजी में हम लोग डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। सो जब भी लिखना तो ऐसे इस वे में लिखना, पैराग्राफ से ज्यादा अच्छा, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। और ये मैं लास्ट तक बताऊंगी। आज तो हमारा शुरुआत है, यूनिट हमारा फर्स्ट है, लास्ट तक हम लोगों का यही स्ट्रैटेजी रहता है। सो इसमें दो ग्रीक वर्ड है। पहला है पैथो, जिसका मतलब है सफरिंग, और डिजीज और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जब दोनों वर्ड साथ में मिल जाते हैं तो पैथोलॉजी को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, ये हमारा पैथोलॉजी है। डेफिनेशन भी लिखना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी हमेशा आता है, तो उसमें इंट्रोडक्शन देन डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में भी वही बातें आएगी। पैथोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, इस पे फोकस किस पे किया जाता है कि डिजीज कहाँ से ऑरिजिन हुआ, नेचर कैसा है। लाइक किसी को ट्यूमर है तो बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है, देन डिजीज का कोर्स वो ठीक होगा नहीं होगा। और स्पेसिफिकली देखे तो ये एग्जामिन किया जाता है किसी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, चाहे कहीं भी डिजीज हो। सेल में कैंसर शुरू हो गया है, एकदम से बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है, कोई ऑर्गन में डिजीज हो, तो वहां पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिजीज कंडीशन में क्या चेंजेस आई। नॉर्मली एनाटॉमी में पढ़ते हो आप, एक ऑर्गन है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, हार्ट, ये तो आप एनाटॉमी में पढ़ते हो। फंक्शन इसका फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। बट ये ही ऑर्गन ये नॉर्मल था, इसमें अगर डिजीज हो गई तो अब जो इसके स्टडी करोगे वो पैथोलॉजी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यही चीजें अभी पैथोलॉजी में, यही डिजीज आएगी, तुम इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, लिखने का वे भी यूनिट वन से ही आपको पता लगने लगेगा। अभी सेल इंजरी में हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक था आपके सिलेबस में पहला ही, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। बोलोगे कि डिफिनेशन इंट्रोडक्शन था नहीं तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी बार बार एग्जाम में पूछता है। ये अगर कभी भी आए 5 मार्क्स में आए तो तुम्हें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, छोटा छोटा ही लिखना है, देन इंपॉर्टेंस स्टार्ट करना है। और इंपॉर्टेंस हम लोग निमोनिक्स के थ्रू देखेंगे। डीटा पेयर से याद रख लेना। अब बोलोगे डीटा पेयर कौन सा निमोनिक्स है, तो जैसे गाने को लूप पे रखते हो ना, शुक्र है यारो कम से कम, है ना ट्रेंड में, तो जैसे लूप पे आ गई थी जब फर्स्ट टाइम सुने थे, इसे भी थोड़ा लूप पे रख लो, ये याद हो जाएगा। डी स्टैंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प के बिना डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकते हो। टी स्टैंड की ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए पैथोलॉजी का हेल्प होता है। ए एडवांसमेंट एंड रिसर्च में पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। अगर डिजीज को प्रिवेंट एंड कंट्रोल भी करना है तो यही पैथोलॉजी हेल्प करेगा। और लास्ट एक पी जो है, वो पी से पैथोलॉजी के हेल्प से डिजीज कैसे फैला, डिजीज की स्टोरी, ये पैथोजेनेसिस कहलाता है। अडल्ट नर्सिंग में देख के आए हैं। सो ये सब इसका इंपॉर्टेंस है। आर क्या था, आर से रिसर्च में भी हेल्पफुल है। अब तुम्हारे मन में एक ही चीज आ रहा होगा कि कैसे इन सारी चीजों में पैथोलॉजी क्या हेल्प करता है, तो चलो तुम जान लो। देन जब एग्जाम में लिखना तो एग्जामिनर को बता देना, क्योंकि यही तो एग्जामिनर चाहता है। सो डी से सबसे पहले देखें कि पैथोलॉजी का ये इंपॉर्टेंस है कि वो डिजीज को डायग्नोस करता है। कैसे,
कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया, वो सिम्पटम लेके आएगा। सिर्फ सिम्पटम देख के डिजीज को पता करना नामुमकिन है। क्यों? एक ही एग्जांपल से समझ लो बस तुम। बहुत मतलब बेली पेन हो रही है पेशेंट को, और बेली पेन में बता रहे कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, साइट बता दिया। अब वहां पे ही पेन हो रहा है तो स्टमक अल्सर भी हो सकती है या फिर हार्निया भी हो सकता है। सिर्फ और दोनों में पेन होगी। अब पेन देखकर तुम कैसे बता दोगे कि इसे फाइनली हार्निया है या फिर स्टमक अल्सर है? इसके लिए लैब टेस्ट करना पड़ेगा, कंफर्म कि एग्जैक्टली क्या है, कौन सा डिजीज उसके अंदर वो सिम्टम ला रहा है। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर आइडेंटिफाई करते हैं नेचर एंड इलनेस थ्रू साइंटिफिक टेस्टिंग, स्टार्ट एनी मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी डॉक्टर है तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जब आइडेंटिफाई कर ले। आइडेंटिफाई करने में डायग्नोसिस हेल्प करता है। फिर भी तुम्हें अब यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि इसमें पैथोलॉजी की कहाँ से बात आएगी। तो ये जो लैब टेस्ट है, पैथोलॉजिकल टेस्ट है, इसके अंदर क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है सेल टिश्यू को लेकर, फंक्शन जो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस आई वो देखा जाता है, उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनती है। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से पैथोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना है तो ये पैथोलॉजी का हेल्प लगेगा। और देन जब तुम जान जाओगे, जैसे कि अगर हार्निया है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट चलेगी, और वही अगर उसे पेप्टिक अल्सर है तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से भी ठीक हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें जानना होगा कि आखिर है कौन सा। टी एक आता है डी टैप में टी, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में ये पैथोलॉजी हेल्पफुल है। कैसे? एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लिए, पैथोलॉजी गाइड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, मेडिकल या फिर सर्जिकल। ऑल्सो यूज टू मॉनिटर इफ ट्रीटमेंट इज वर्किंग, ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी जानने में पैथोलॉजी का हेल्प है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि किसी को मलेरिया हुआ था, वो लैब टेस्ट में वो देखा गया कि हाँ इस पर्सन को मतलब डायग्नोसिस हो गया, देन वो 15 से 20 डेज से मेडिसिन ले रहा था। अब अगर हमें जानना है कि वो ठीक उसकी इन्फेक्शन क्लियर हुई या नहीं हुई, तो हमें पैथोलॉजी का हेल्प फिर से टेस्ट करना होगा, देखना होगा कि उसकी क्या अभी कंडीशन है। अगर ठीक रही तो ठीक है, वो मेडिसिन काम की। अगर ठीक नहीं रहा तो डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा। नीड अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपको दूसरा मेडिसिन देना पड़ेगा। तो ये कब पता चलेगा? जब तुम देखोगे, जानोगे, टेस्ट करोगे, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है। तो ये सब में भी पैथोलॉजी का बहुत बड़ी रोल है। एडवांसमेंट इन मेडिसिन में हेल्पफुल है। कैसे? पैथोलॉजी इंजन है बिहाइंड मेडिकल प्रोग्रेस। मेडिकल फील्ड इतना प्रोग्रेस हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है पैथोलॉजी का। जैसे कि बाय स्टडिंग हाउ डिजीज अफेक्ट, एक बार तुम पैथोलॉजी की हेल्प से जान जाते हो कि कैसे ये अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, देन साइंटिस्ट कैन डेवलप वैक्सीन, बेटर ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव मेडिकल टूल। छोड़ो ना, इतना क्या जानना। अभी कोरोना वायरस आया था या फिर कैंसर हो रखी है, एक बार हमें पता है कि कैंसर में ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है। हो सकता है अभी इसकी ट्रीटमेंट नहीं है बट चल रही है ना। अच्छा ठीक है, इसकी चल रही है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ठीक भी किया जा रहा है। इससे छोड़ो, अभी कोरोना आया था। कोरोना में सबसे पहले तो ये क्या है, अगर किसी को पता नहीं होती तो सबकी जान जाती। क्या हुआ, साइंटिस्ट जो भी साइंटिस्ट थे वो देखे कि ये वायरस क्या है, ये आरएनए स्ट्रक्चर वाला है, बॉडी को जाके अफेक्ट कैसे कर रहा है। तो फिर इसके लिए ये वैक्सीन बना। लेकिन कब? जब हम लोग समझ पाए कि ये कर क्या रहा है, बॉडी के अंदर चेंजेस क्या ला रही है, और वो चेंजेस जानने में पैथोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में भी ये हेल्पफुल है। दिस फील्ड हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर विच आर द थिंग दैट मेक अ पर्सन मोर लाइकली टू गेट सिक। एक कम्युनिटी में पर्सन वो बीमार फील कर रहा है, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स ट्राई टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम अकरिंग, स्टॉप देम लाइक सर्टेन केमिकल एंड बैक्टीरिया। तुम्हें समझना, एक बार मतलब वो बंदा ठीक था, बीमार फील कर रहा है, तो जानना होगा कि बीमार फील क्यों कर रहा है, केमिकल की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से। तो वो कब पता चलेगी? जब टेस्ट होगा, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगी, सारा टेस्ट होगा। सो अब जब पता चल जाएगा तो जिसके वजह से डिजीज हो रही है उसे स्टॉप करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम उस पर्सन को भी आगे एक्सपोजर से बचाएंगे, साथ ही साथ कम्युनिटी में अदर पर्सन को जैसे कम्युनिकेबल हो तो वो ना फैले, या फिर उस केमिकल की वजह से दूसरे पर्सन ना अफेक्ट हो। ये जब पता चल जाएगी तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कम्युनिटी को बचाते हैं। तो इस तरह से प्रिवेंशन कंट्रोल में भी ये
हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है पी से डी, पी है हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है, कैसे डिजीज डेवलप हुआ, वो उसमें बहुत बड़ी रोल है पैथोलॉजी का। सो पैथोजेनेसिस रेफर करता है मैकेनिज्म और स्टोरी ऑफ डिजीज, कि वो स्टार्ट कैसे हुआ। अब स्टोरी का मतलब तुम ये नहीं समझना कि कभी तुम्हारी दोस्त मिली होगी, कभी कभी तो सुपर नेचुरल बिलीव की पता नहीं मैं वहां गई थी, मुझे मतलब ऐसा ऐसा फील होने लगा, वो नहीं। अंदर जाके वो फाइनली सिम्टम कैसे ला रहा है, जैसे बैक्टीरिया गया, टीबी हो गई, तो वो कैसे सिम्टम कैसे वो दिखने लगा, वो बताता है हमारा पैथोलॉजी। एग्जाम्पल में वही है कि पैथोलॉजी एक्सप्लेन हाउ बैक्टीरिया, यही टीबी का बैक्टीरिया इंटर कैसे किया लंग्स में, प्रोवाइड एंड इंटर इन इवेंचुअली कॉज फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी वी कॉल ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एडल्ट में हम लोग पढ़ के आए हैं, और इसका पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ के आए हैं, तो वही तो है पैथोजेनेसिस, जिसके अंदर देखे थे कि कैसे बैक्टीरिया इंटर किया, उसे मैक्रोफेजेस मारने आए, बट वो किल नहीं कर पाया, वो ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे कैद कर लेता है, और फिर मतलब वो छुप जाएगा, कभी फिर से वैसी कंडीशन आई तो दोबारा दिखेगा। तो ये सब क्या था, ये स्टोरी था जो कि हम लोग समझते हैं, और उसमें पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, बिना इसके तुम नहीं जान सकते। या फिर ऐसे भी समझ लो कि कैसे यहाँ पे देखो, लाइक अब आर से देखते हैं, इससे पहले एक और है कि पैथोजेनेसिस कैसे, मतलब तुम कैसे डिजीज डेवलप हो रही है, फिर जानकर, स्टोरी जानकर तुम कैसे पता कर लोगे, और कैसे आगे ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। तो देखो, अभी बहुत सारे में हम लोग पाबा के बारे में देखे थे, ये मैं पढ़ा चुकी थी पिछली क्लास में, बट फिर से मैं रिवाइज करा दूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो जो लोग नए आए हैं। सो पाबा क्या था, फॉलिक एसिड बनाने की प्रोसेस बैक्टीरिया में, हमारे अंदर का वो फॉलिक एसिड नहीं लेता है, खुददारी करता है, वो भी क्या मतलब हम लोग के अंदर रहने आया, हमें अफेक्ट करने आया, सारा चीज तो हमसे ले रहा है, हम लोग को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो बोलता है कि हम फॉलिक एसिड तुमसे नहीं लेंगे, हम खुद का बनाएंगे और अपना, फिर वो वही फॉलिक एसिड बनेगा, डीएनए फिर उसे रेप्लिकेट करने में हेल्पफुल होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके खुददारी पे हम लोग बोलते हैं रुक ससुरा, तू हमरे अंदर जाके ये सब कर रहा है, और देन तुम खुद से खुददारी कर रहे हो, तो रुक तेरे को भी बताते हैं। इसी का अगेंस्ट जो एंजाइम की वजह से, मतलब पावा से फॉलिक एसिड बनता है, यहाँ पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो एंजाइम को रोकने के लिए वो एंजाइम को ही स्टॉप करते हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड बनेगा नहीं, रेप्लिकेट करेगा नहीं, फाइनली किल हो जाएगा। सो ऐसे ऐसे हम लोग ड्रग, तो कब ड्रग दिया और कब ट्रीट कर पाए, जब हम लोगों को स्टोरी पता चला कि हाँ अंदर जाके कर क्या रहा है, कैसे कैसे सारी चीजें हो रही है। तो ये सब जानने के लिए पैथोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। रिसर्च, आर से हमारा लास्ट आता है, रिसर्च अलाउ मेडिकल प्रोफेशनल अंडरस्टैंड व्हाई न्यू डिजीज अपीयर एंड क्योर फॉर कंडीशन दैट वेयर प्रीवियसली अनट्रीटेड। ये बताता है कि डिजीज हुई तो रिसर्च में क्या है कि अभी जो चीजें, जो डिजीज नहीं ट्रीट किया जा सकता है, आगे उसे ट्रीट कैसे करें। लाइक कैंसर पे लगातार खोज चल रही है, लगातार स्टडी किया जा रहा है कि कैसे कैसे चेंजेस आ रही है, कैसे ड्रग लाया जाए। तो ये समझ रहे हैं लोग, जान रहे हैं कि कैसे डिजीज हुई, तो फिर इसके लिए इसके अगेंस्ट ड्रग भी बनाना आसान होता है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में देखना है टर्म्स, कुछ कुछ टर्म्स को डिफाइन करना होगा। यूनिट 1 है ना, तो यूनिट 1 को थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आगे जो टर्म्स आएंगे बार बार उसे देखना ना पड़े। लाइक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हर क्वेश्चन में लिखना होता है, तो ये टर्म्स कुछ यहाँ ही जान जाते हो। देखो टर्म तो ऐसे बहुत ही इजी इजी है, क्योंकि मैं अडल्ट नर्सिंग पढ़ा के आई हूँ, तो तुम सारा चीज समझोगे। कुछ ऐसे होगे जो तुम नहीं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, तो बस उसी पे ध्यान देना। इटियोलॉजी में हमें पता है कि ये रेफर करता है, मतलब डिजीज का क्या कॉजेज है, उसे हम लोग मेडिकल साइंस में एटियोलॉजी बोलते हैं। यही सारी चीजें मेडिकल स्टूडेंट को, प्रोफेशनल को अलग बनाती है। जैसे सबको ही बोलेगा कि डिजीज का कारण क्या है, लेकिन जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को डिजीज हुआ और एक मेडिकल स्टूडेंट को कुछ हो गई, या फिर वो फैमिली के साथ गया है, तो यही तुम्हारा ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि तुम जाके बोलोगे कि मतलब डॉक्टर के पास कि इसका ये इटियोलॉजी है, तो वो समझ जाएगा कि ये मेडिकल टर्म बंदा यूज कर रहा है, कुछ तो इसमें अलग है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता। और यही रीजन है कि तुम्हें वहां पे भी, ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में तुम कॉजेज नहीं लिखते हो, अच्छा मेडिकल टर्म यूज करते हो इटियोलॉजी। इसके पीछे ना एक कहानी है, मतलब मेरे साथ ही खुद हुआ है कि मेडिकल टर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मैं, मुझे याद है कि मैं अपने कॉलेज में एक बार ये केयर प्लान बना रही थी, तो उसमें ना डायग्नोसिस बनाना था, तो वहां पे मैं लास्ट में लिख दी थी कि इंक्रीज टेम्परेचर, बट वो मेरा पूरा कट हो गया था। मैम सीधा बोली थी ये कि तुम पढ़ी हो
तुम्हें रोज पढ़ाया जाता है टर्म्स को, तो इंक्रीज टेम्परेचर कैसे लिखोगे, तुम्हें यहाँ पे हाइपरथर्मिया लिखना था, सारा कट हो गया था। तो वहां से सीख मिली थी एटलीस्ट कि हाँ हमें मेडिकल टर्म यूज करना कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेडिकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम यहाँ से ही जान पाते हो। दिस रेफर टू कॉज, क्या डिजीज का कारण है, ये मेनली दो टाइप के होते हैं। लाइक जेनेटिक, जो कि इनहेरिटेड हो अपने पेरेंट्स से ही, उसके अंदर डिजीज आ गई है। देन होता है कुछ एक्वायर्ड, लाइक मतलब बहुत सारे लोग पैसा और इज्जत कमाते हैं उसी चक्कर में, स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे डिजीज भी हो जाती है। तो ये दो ही तरह का मेनली होता है, या तो जेनेटिक या फिर एक्वायर्ड, ज्यादातर एक्वायर्ड ही होता है। ये हम लोग अभी सेल इंजरी में कॉजेज जब पढ़ोगे तो देखोगे। पैथोजेनेसिस नेक्स्ट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टोरी बताता है कि डिजीज हुई कैसे। ये तो बहुत बार देख चुके हैं, तो ना देखे तो ही अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। कुछ टर्म याद रखो या ना रखो, किसी का मीनिंग याद रखो या ना रखो, बस इसको याद रख लेना कि ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है क्या। वैसे तो तुम 12th क्लास में 11th क्लास में इसको देख के आए थे, बट याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, नहीं रहती, हम लोग यहाँ है क्यों। इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन क्या आ रहा है सेल टिश्यू में जो अफेक्टेड है डिजीज के द्वारा। याद करो, जब डेफिनेशन देखे तो यही देखे, पैथोलॉजी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जब किसी सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में डिजीज हो गई तो उसमें चेंजेस क्या आएगा। तो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आ रही है उसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बोलेंगे। तो ये दो हेडिंग में, और पता है जितने भी डिजीज देखोगे ये एग्जाम का हेडिंग डालना होता है। तो इसमें एक ग्रोस लिखा जाता है और एक माइक्रोस्कोपिक। ग्रोस को तुम मैक्रो भी बोल सकते हो, मैक्रो मीन्स कि बड़ा और माइक्रो छोटा, ये बहुत पहले से हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है और बिल्ड है। तो ये ग्रोस में है क्या, चेंजेस दैट आर विजिबल आर नेकेड आई ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। जो चेंजेस आई है, जो डिजीज में स्ट्रक्चरल चेंजेस आई है, वो अगर नेकेड आई से दिख रहा है बिना चश्मे के भी, तो वो हमारा है ग्रोस अपीयरेंस। सच एज एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन, जैसे कि अभी हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में देखे थे, हार्ट का हाइपरट्रॉफी होना, तो वो नेकेड आई से देख सकते हो। तुम तो यही बोलोगे हार्ट कहाँ दिखता है मैम, क्या बात कर रहे हो आप। तो ये अंदर है, जब तुम सर्जरी करोगे तो वो निकालने के बाद दिखेगा ना, तो वो ये नेकेड आई से अगर दिख रहा है तो वो ग्रोस अपीयरेंस है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक abnormality in tissue architecture and cellular alteration that can only seen using a microscope, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखे, नेकेड आई से ना दिखे, वो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कहलाता है। तो जब भी चेंजेस आएगी तो कुछ चीजें तुम्हें दिखाई नॉर्मली नहीं देगा, स्टेथोस्कोप का यूज करना होगा, और कुछ चीजें दिखाई देगी। तो ये दोनों चीजें, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, बाकी तुम ना याद रखो टर्म्स को तो भी चलेगा। कभी कभी होता है क्या ना, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसलिए भी पढ़ाती हूँ, और किसी चीज को मैं हल्के में नहीं लेती, ना ही तुम्हें लेने बोलती हूँ, बिकॉज एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बट अगर टेस्ट वेस्ट ये हो ना कॉलेज में, तो एकदम से टीचर अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन डाल देते हैं, ताकि जो नॉर्मल है वो तो बच्चे पढ़ के आएंगे ही, बट टर्म्स को कौन पढ़ने जाएगा। तो तुम्हें 2 3 4 5 बस याद रखना, 2 मार्क्स में कितना ही मैम पूछेंगे या फिर कितना ही कॉलेज में आएगा, तो बस उसके लिए लीजन का मतलब है एबनॉर्मल चेंज बॉडी टिश्यू कॉज बाय इंजरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज वुंड और सोर। इसके बारे में एडल्ट में बहुत अच्छे से जाने हैं। एक सिम्टम आता है, साइन आता है। सिम्टम वो जो पेशेंट में देखे, पेशेंट फील करे, वो हमारा सिम्टम है, और साइन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है जो डॉक्टर एंड नर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मेजरिंग फीवर, कहीं पे स्वेल हो रखी है, तो वो साइन है। और जो पेशेंट खुद फील करता है कि उसे हेडक हो रहा है, तुम नहीं उसे बता सकते, मतलब तुम नहीं उसे ये देख पाओगे, तो वो सिम्टम है। टी से मैं याद करवाई हूँ, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ही आया था, तो ये बहुत ही कॉमन है और इसमें कोई ऐसी भारी भरकम वर्ड है नहीं। देन एक और है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे तुम एनालिसिस फाइंडिंग करते हो, जो सिम्टम आई उसका रीजन क्या है, फाइनली अगर तुम्हें डायग्नोसिस बनाना है तो वही टेस्ट के थ्रू पता करना। नेक्स्ट प्रोग्नोसिस, एक वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब ये होता है प्रेडिक्शन कि डिजीज आखिर ठीक कब होगी, वो उसका कैसा है, वो कंडीशन वर्स है या फिर गुड है। तो जब भी डिजीज पढ़ेंगे तो ये भी वहां पे हम लोग देखते जाएंगे कि इसका प्रोग्नोसिस गुड है, मीन्स कि ठीक हो जाएगा, और इसका बहुत ही वर्स है, तो ये सब पहले ही जानना होगा प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, इसलिए हम लोग टर्म्स देख रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कुछ टर्म्स डिफिनेशन का। तो ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम देखो, एक बस एक ही एग्जांपल याद रखो, पीसीओएस, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है। इसमें सिंड्रोम क्यों है, क्योंकि इसमें
ओवरी में सिस्ट हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, पिंपल्स दिखने लगते हैं, देन हिर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल अनवांटेड आने लगता है। तो इसमें ना बहुत सारी चेंजेस दिख रहे हैं, एब्नॉर्मलिटी दिख रही है। तो जब बहुत सारी एब्नॉर्मलिटी दिखे, तो वो हमारा सिंड्रोम कहलाता है। और ये चाहे वो मतलब ये इंडो में हम लोग भी पढ़े थे, तो सिंड्रोम का भी मतलब पता है कि जब ग्रुप ऑफ सिम्टम दिखने लगे, ग्रुप ऑफ एब्नॉर्मलिटी दिखने लगे, तो वो हमारा सिंड्रोम है। देन सेल इंजरी, अब तुम्हारा सिलेबस दिखाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सिलेबस देख लो। यहाँ पे सेल इंजरी देखो स्टार्ट होती है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो पढ़ना क्या है तुम्हें, सेल इंजरी पढ़ना है, सेल इंजरी के क्या कारण है वो इटियोलॉजी बोला जाएगा। देन पैथोजेनेसिस पढ़ना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सेल इंजरी दो टाइप के होते हैं, अभी देखेंगे, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। तो दोनों में क्या चेंजेस आएगी वो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। देन इरिवर्सिबल जब ठीक ना हो तो वो नेक्रोसिस में कन्वर्ट होता है, उससे भी वर्स गैंग्रीन है। तो ये सबके बारे में पढ़ना है और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो फिर देरी किस बात की, डिस्कस करते हैं। और अब तक मैं बता दूं कि अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। अभी अगर थर्ड सेम वाले कोई पढ़ने आए हो और आपका एग्जाम है या फिर आपके पास टाइम है, पूरा नोट्स परचेज करना चाहते हो, पेड है बट अफोर्डेबल है, बहुत ही मिनिमल प्राइस में। और बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए है, अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है, 10 ईयर पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा चीज इसमें कि अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो तो पीवाईक्यू देख लो, और सारा सेमेस्टर पेपर है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का। तो तुम देख सकते हो कि इसमें आखिर क्वेश्चन आते कैसे हैं। और कोई भी बुक लेने की नहीं नीड पड़ेगी, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है सब इसमें इंक्लूड की हूँ, चाहे टाइम ज्यादा हो कम हो, सब एक ही नोट्स में आपको मिल जाएगा। सिंपल पेपर पिन रहेगा, मतलब कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके व्हाट्सएप पे देख सकते हो, या फिर इस नंबर पे सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, तुम्हें सैंपल पेपर भेजा जाएगा। देन पेमेंट प्रोसेस बहुत ही इजी होती है, ना डिलीवर होने का टेंशन ना कुछ, तुम्हें नोट्स मिल जाती है। तो ये है। और हाँ, बहुत लोगों का ये पिछले वाले वीडियो में ये मैसेज था कि मैम मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए। देखो ये हैंड रिटन फ़ॉन्ट ही है। तुम लोगों का फीडबैक ना, और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि तुम लोग पेपर पेन पे भी मुझे इतना सारा प्यार दिए हो। बट मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकती। उसमें तो मेरे लिए बहुत कन्वीनिएंट था कि मैं बहुत सारी बुक रखती थी, कंटेंट लेकर और दे देती थी। लेकिन ये पैथोलॉजी है, और तुम अगर इसमें नहीं डायग्राम समझोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि मतलब यही है कि जो भी पढ़ाऊँ एटलीस्ट तुम्हें समझ में आए। मेरा दिन रात का मेहनत यही होता है। सो इसमें बहुत सारे डायग्राम अभी दिखाऊंगी आएगा, और वो देखने के लिए पेपर पेन पे पॉसिबल नहीं था। हाँ, लेकिन ये मत भूलना, या फिर तुम्हें ये फील हो रहा होगा कि वहां से मैम समझ पाते थे कि कैसे लिखना है, वो आपके मतलब लिखा हुआ दिखता था। अभी अगर बना बनाया फिगर दोगे तो कैसे, वो मैं बताऊंगी, समझाऊंगी बाबा कि कैसे तुम वहां पे फिगर बनाओगे। इतना भारी भरकम नहीं बनाना होता, इजी बनाना होता है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, बेसिक समझ जानने के लिए। सो इसीलिए। और मेरा यही है कि रोज मैं खुद से, मतलब खुद से मेरा झगड़ा रहता है कि मैं रोज खुद को इम्प्रूव कर सकूं। सो जितना भी फीडबैक था उसे मैं इम्प्रूव की हूँ। बहुत लोगों का मैसेज था कि मुझे ये जो नोट्स है वो सिर्फ फोन में नहीं चाहिए, तो ये आप प्रिंट करवाने का कुछ ऑप्शन दो। तो अभी देखो, अभी टाइम लगेगी, लेकिन फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल होगा पैथोलॉजी का नोट्स। सो अब इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं नहीं मुझे तो ई बुक फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है और तुम्हारे लिए ये सारी चीजें थी। तो चलो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहेगा और फ्लिपकार्ट पे भी, जिसको जैसा मर्जी देख लेना। व्हाट्सएप पे अभी ही मिल जाएगा, बट फ्लिपकार्ट पे थोड़ा टाइम लगती है, सबका अपना नियम होता है। तो वो वही सब बस है जो बता दी मैं। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो, सारी चीजें अच्छी वे में डिलीवर हो। जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ तो सिस्टम की कमी थी, वो भी आ गया है। तो अच्छे से एंजॉय करना, पढ़ना बिल्कुल भी। हैंड रिटन नोट्स से यहाँ 10 गुना ज्यादा एफर्ट मैं लगा रही हूँ ताकि सारी चीजें तुम्हें समझ में आए। अपना फीडबैक कमेंट में बताना। आगे देखते हैं, सेल इंजरी बड़ी टॉपिक है और आगे बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करना है, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। सेल इंजरी, हाँ, लेकिन जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मतलब सपोर्ट करना। अगर तुम बीएससी नर्सिंग से हो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, इस चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कंटेंट भी सारा स्टैंडर्ड बुक से, मेरे टेबल पे मैं ऐसे ही वीडियो डाली हुई रहती है, जो उससे तुम्हें मतलब
मेरा यही है कि जो तुम देखने आए हो, जिस कॉन्सेप्ट समझने आए हो, वो मैं पूरी अच्छी तरह से समझा दूँ। और आगे भी मैं अब सारे अपडेट डालती रहती हूँ, तुम्हारे यूनिवर्सिटी का कब क्या आएगा, क्या हो रही है नर्सिंग फील्ड में, तो इसके लिए वीडियो एटलीस्ट टाइम पे मिले, सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन रखना ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन तुम्हें टाइम पे मिल जाए। सेल इंजरी क्या है? बहुत बातें हो गई, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत सारा चीज़ हमें पढ़ना है। सो सेल इंजरी देखो, पहले तुम्हें डेफिनेशन लिखना होगा, बहुत ये दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं, सेल हमारा नॉर्मल था, इस पे कुछ स्ट्रेस पड़ती है। स्ट्रेस क्या है? वो कॉजेस के अंदर देखते हैं कि कॉजेस की वजह से वो स्ट्रेस आया। तो पहले ना ये नॉर्मल इंजरी नहीं होती, इसके बीच का एक प्रोसेस एक आता है टर्म, सेल अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस हो तो फिर हमारा सेल इंजर्ड हो जाता है। तो ये तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ऐसे तो हमारे सिलेबस में सेल एडाप्टेशन पहले देना चाहिए था कि नॉर्मल सेल था, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस आई और वो पहले एडप्ट करेगा। बट पता नहीं क्यों और कैसे, मतलब सेल इंजरी पहले दिया हुआ है, सेल इंजरी देन सेल एडेप्टेशन दिया हुआ है, तो जैसे दिया है वैसे ही पढ़ेंगे। अभी तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं बता रही हूँ कि पहले सेल एडप्ट करता है। नॉर्मल सेल था, कोई भी स्ट्रेस आएगी वो पहले एडप्ट करेगा। लाइक तुम मतलब जब तुम्हारा एग्जाम नहीं है, तुम 1 से 2 घंटा पढ़ते हो, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसे, चलो कोई नहीं। और जैसे एग्जाम आती है, ऑफकोर्स सबको ही पढ़ने लगते हैं, जो कुछ नहीं पढ़ता वो 2-3 घंटा पढ़ेगा, जो 3-4 घंटा पहले से ही आदत है वो 10-10 घंटे ले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा काम कर रहे हैं, तो वो सेल पे स्ट्रेस आई है, बॉडी पे स्ट्रेस आई है, तो हम लोग अडेप्ट कर जाते हैं। बट अगर कोई बंदा रोज 18 से 20 घंटे पढ़ रहा है तो उसका क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी, सेल इंजर्ड हो जाएगा। तो यही प्रोसेस बस रहने वाली है। ये दो सेल इंजरी बेसिकली दो टाइप का है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में सिंपल सा सिर्फ वर्ड का ही खेल है कि जो जैसे ही स्ट्रेस हटे, कॉजेज जिसकी वजह से हुआ था उसे वो हटता है, वो सेल वापस आ जाता है, रिवर्स कर जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो वो रिवर्सिबल सेल इंजरी बोला जाएगा। एक ऐसी इंजरी हुई, गला किसी का दबाया जा रहा है, ऐसे दबा रहे हो वो एकदम ये हो रहा है, जैसे ही गला छोड़ दोगे, किसी का दबाना नहीं बाबा, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका इतना ही मतलब एकदम से दबा दोगे कि वो जिंदा ही ना रह पाए, तो फिर आगे गला फोर्स लगाना छोड़ भी दोगे तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? सो उसी तरह से सेल इंजरी में होता है, जब वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है कि वो दोबारा अपने नहीं आ पाएगा, जैसा नॉर्मल कंडीशन था नहीं हो पाएगा। तो ये पैथोजेनेसिस में तुम्हें फिर से मैं बताऊंगी, एक बार कॉजेज देख लो। कॉजेज बहुत सारा है बट सारा याद नहीं रखना, इसके लिए भी निमोनिक्स दूंगी, वो देख लेना। सबसे पहले तो एक्वायर्ड जो कि आफ्टर बर्थ वो कारण बने सेल इंजरी का, जिसमें कि सबसे कॉमन हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया है। इसी की वजह से सबसे ज्यादा सेल इंजरी देखने को मिलती है। इस्चीमिया और हाइपोक्सिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस्चीमिया एक लोकल डिफिशियंसी ऑफ ब्लड वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो इस्चीमिया की कंडीशन है। देन अगर ये रिजल्टिंग डिफिशियंसी ऑक्सीजन इन टिश्यू, ये टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो तो वो हाइपोक्सिया की कंडीशन है। ये इसीमिया में मेनली ये ब्लड वेसल्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए आप उतना भी ध्यान ना रखो। तो देखो अल्टीमेटली होगा क्या, टिश्यू को अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, नॉर्मल ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, बट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो जाहिर सी बात है ब्लड यहाँ से कम जाएगा। अगर कम जाएगा तो फाइनली टिश्यू तक जो ऑक्सीजन जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई ये इस्चीमिया कंडीशन है। और यहाँ जो नहीं, ये फाइनली टिश्यू में जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, इसमें जो कमी हो गई, वो हमारा हाइपोक्सिया की कंडीशन है। तो ये ध्यान रखना। और सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज है सेल इंजरी का, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसी भी बनेगा कि ऑक्सीजन ना मिलने से सेल के अंदर तहस नहस हो जाती है। आगे देखेंगे। कुछ फिजिकल लीजन की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, बहुत ही कॉमन है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखते हो, ब्लीडिंग के साथ आता है पर्सन। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज्यादा हीट हो, कोल्ड हो, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, यूवी, ये सब फिजिकल में आते हैं जो कि सेल पे स्ट्रेस डालेगा और सेल इंजर्ड हो सकता है। कुछ केमिकल एजेंट है लाइक ड्रग, वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस कैन, मतलब ये इंजरी कर सकता है, लाइक पॉइजन्स, ये साइनाइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एल्कली, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट ये भी इंजर्ड कर सकता है, इंसेक्टिसाइड एंड इवन सोशल एजेंट लाइक अल्कोहल एंड नार्कोटिक भी सेल इंजरी
कर सकते हैं। ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने पढ़ने वाली ही बात है। मेन हमारा ये सिमिया कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे समझाऊँगी। माइक्रोबियल एजेंट भी फाइनली कोई भी ट्यूबरकुलोसिस कर रहा है, मलेरिया कर रहा है तो पहले जाके कर क्या रहा है? सेल से हमारा टिश्यू ऑर्गन बना है, तो पहले चेंजेस कहाँ आती है? इंजर्ड कौन होता है? सेल। सो कोई भी माइक्रोबियल भी जाता है तो हमारे सेल को ही अफेक्ट करता है, सेल को ही इंजर्ड करता है। चाहे वो माइक्रोब्स में कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, रिकेट्सिया हो, तो ये सारे भी कॉजेज है। इसे हम लोग माइक्रोबियल कॉजेज बोलेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट बोलेंगे जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है, ये भी एक्वायर्ड है। देन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है वैसे तो हमारे बॉडी को, बट इट कैन कॉज सेल इंजरी थ्रू ऑटो इम्यून डिजीज। अपने ही दुश्मन बन जाता है कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम। बहुत सारे डिजीज देख के हम लोग आए हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसी को एनाफाइलेक्टिक। तो इसमें क्या होती है कि नॉर्मली डस्ट से भी हमारा बॉडी इतना सेंसिटिव हो गया, इतना इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम ये सेंसिटिव हो जाता है कि ये हमारे, अब देखो जब भी इम्यून अपना काम करेगा ना तो वो केमिकल्स रिलीज करता है और वो केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। तो इतना ज्यादा इस कंडीशन में ये निकालेगा अपना केमिकल्स के हमारे बॉडी ही, हमारा सेल ही इंजर्ड होने लगता है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ये इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज बोला जाएगा, जो कि ये भी एक्वायर्ड है। न्यूट्रिशनल डी-अरेंजमेंट, लाइक जैसे कि मरासमस की कंडीशन सुने हो, या फिर बहुत लोग पतले क्यों होते हैं? खाना चाहिए, खाना ले नहीं रहे हो, सेल तुम्हारा एक बार कुछ पल के लिए तो अडेप्ट करेगा, एट्रोपिक कंडीशन होती है, सिकुड़ जाता है। देन एक टाइम पे ऐसी कंडीशन होती है कि पूरा मसल ही वेस्ट हो जाता है, तो बहुत ही पतले दिखने लगते हो। मरासमस की कंडीशन में बच्चा एकदम मरा-मरा सा, सूखा-सूखा सा दिखता है। तो ये क्या हो रही है? उसके सेल ही तो इंजर्ड इंजर्ड हो रहा है। एकदम से वो बेचारा मतलब खाना के बिना तरसा। बॉडी को, हमारे सेल को खाना चाहिए बट अगर नहीं देते हो तो ये कंडीशन होगी। तो वो न्यूट्रिशनल डी-अरेंजमेंट हो गया। साइकोलॉजिकल साइकोजेनिक फैक्टर भी आता है जो कि आज के लिए बहुत कॉमन हो गया है। तुम पढ़ाई ना करो, मतलब मेरे लिए भी, मतलब पढ़ाई जो करनी है वो चीजें नहीं करना, बट ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, स्ट्रेन हो, एंजाइटी हो, मतलब ड्रग एडिक्टेड हो जा रहे हैं। स्मोकिंग कैन लीड टू वेरियस ऑर्गेनिक डिजीज लाइक लिवर डैमेज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पेप्टिक अल्सर, ये सारा चीज लीड करता है। ये रेस्पिरेटरी में देख के आए थे। ये तो मैं अभी भी फार्माकोलॉजी में पढ़ा के आई हूँ कि ज्यादा अगर स्ट्रेस लेते हो तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, और जैसे ही वेगस नर्व ज्यादा स्टिमुलेट होगा, एचसीएल की सिक्रेशन, एसिड की सिक्रेशन हमारे स्टमक में ज्यादा होगी, और ज्यादा एचसीएल सिक्रेट होगा तो वही पेप्टिक अल्सर लीड करता है। तो जब भी किसी को पेप्टिक अल्सर होती है, हमारे सीनियर को था, मेरे ही कॉलेज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी, टॉपर थी तो पढ़ने में, या फिर जो भी कहो टॉपर का ऐसा कान नहीं होता है। कुछ टॉपर तो अपने बॉडी का भी ध्यान रख लेते हैं, मतलब उनका रिलेशनशिप भी सही रहेगा। मल्टी टैलेंटेड। लेकिन कुछ लोगों का है कि मल्टी टैलेंटेड तो नहीं है, पढ़ने में इतना ध्यान लगा दिए। सो अब वो सीनियर दीदी का मुझे नहीं पता, बट हाँ उन्हें पेप्टिक अल्सर, उन्हें स्ट्रेस रहती थी। कुछ एजिंग जैसे कि सेलर, ये बुढ़ापा आ जाना, लीड एंड इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ सेल अंडरगो रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, अल्टीमेटली जो है वो इंड कल्मिनेटिंग होने लगता है, सेल डेथ होने लगता है। तो एजिंग भी कारण बनता है सेल इंजरी का, दोबारा से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा सेल जो भी है। इट्रोजेनिक कॉजेज है, इट्रोजेनिक जहां भी वर्ड आए कि ये मेडिकल फील्ड में मेडिकल मिस्टेक हुई, जैसे कि ड्रग का ओवरडोज हो जाना, तो इससे भी सेल इंजरी होगा, जितने भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये सब एक्वायर्ड कॉजेज थे। नेक्स्ट जेनेटिक कॉजेज आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। जेनेटिक में क्या है कि वो मतलब अपने पेरेंट्स से आया है उसके अंदर। तो इसके अंदर पहला तो डेवलपमेंट डिफेक्ट है, जिसमें कि एरर इन मॉर्फोजेनेसिस, जैसे स्पाइना बाइफिडा, क्लेफ्ट लिप हो गया, कि जब वो अंदर था, मम्मा के ओम में था, तभी सेल ऐसा इंजर्ड हुआ कि उस स्ट्रक्चर को ही नहीं बना पाया, खुला ही रह गया, ये नॉर्मल बन ही नहीं पाई। तो ये सब क्या है, उस बच्चे की गलती, मतलब वो पहले ही नॉर्मल जब वूम में था मम्मा के तभी ऐसा हो गया। नेक्स्ट आता है साइटोजेनिक डिफेक्ट। साइटोजेनिक में क्रोमोजोमल एब्नॉर्मलिटी को हम लोग बोलते हैं। ये तुम जेनेटिक में पढ़ोगे, बताना जेनेटिक क्लास कब आनी चाहिए। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, जिसमें कि 21 जो वहां का जो ये क्रोमोजोम है एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्रोटीन सब सिंथेसिस बहुत ज्यादा, ये सब मतलब सेल इस तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ते हैं, इंजर्ड हो जाता है, तो ये भी कारण बनती है। तुम डाउन सिंड्रोम भी पढ़ोगे जेनेटिक में। सिंगल जीन डिफेक्ट, जिसमें कि मैंडेलियन सिंड्रोम आता है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि एक जीन पे मतलब ये डिफेक्ट, मतलब एक पार्ट पे डिफेक्ट आ रही है। और मैंडेलियन का मतलब ये होता है, ये तुम पढ़ोगे पीडिया में, बट यहाँ थोड़ा ओवरव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पहले पेरेंट्स में जिस जहां पे कमी थी, जिस क्रोमोजोम में जिस पार्ट में
ये प्रॉब्लम था, डिफेक्ट था, वही बच्चे में भी आएगा। ये सीक्वेंस मतलब मेंटेन करके रखता है। तो ये मेंडेलियम है। जैसे सिकल सेल एनीमिया मैं खुद ब्लड वाले चैप्टर में तुम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जाके देख सकते हो, तो वहां हम लोग डिस्कस किए थे। देन हमारे पास आता है, एक बार इसका क्या है, हाँ, देन स्टोरेज स्टोरेज डिजीज, जो कि ये भी जेनेटिक, जैसे कि इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म में, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, तो इसके वजह से भी सेल पे स्ट्रेस आएगा, इंजर्ट करेगा। इतनी सारी चीजें थी मेनली, तो इसमें दो ही चीज याद रखना, इसके कॉजेज मेनली एक्वायर्ड है और ये जेनेटिक है। जेनेटिक में हम लोग देखें कि डेवलपमेंट डिफेक्ट, जो भी डाउन, ये सब लिखना है। एक्वायर्ड में बहुत सारी चीजें थी, उतना भी ना याद रखो, तो एक बार कॉजेज ऐसे लिखना, और क्लाउड वे में भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी। सी से मतलब चिप इन बिग चिप, चिप गर्ल, या फिर चिप थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, और अच्छा वर्ड नहीं है इसीलिए तो हम लोग यहाँ यूज किए हैं। सेल को इंजरी कर रहे हैं भाई, ठीक थोड़ी है। सो चिप था तो बहुत ही खराब, लेकिन बिग प्रॉब्लम लीड कर दिया, हमारे सेल को इंजर्ड कर दिया। एक बार तुम देख लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और इस सब में समझा चुकी हूँ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कुछ ना, इतना सारा ना याद रखो, तो ये एटलीस्ट जरूर लिख लेना। अब फाइनली हम लोग देखते हैं जो मेन हमें पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है हमारे लिए, कि जब सेल इंजरी होती है तो चेंजेस क्या आएगा, वो पैथोजेनेसिस के अंदर हम लोग देखते हैं। अब पूरी कहानी स्टार्ट होगी कि सेल जो इंजर्ड हुआ है वो क्यों, कैसे कैसे फाइनली चेंजेस आएगी। तो देखें कि सेल इंजरी दो टाइप का है। रिवर्सिबल, जैसे ही स्टेज खत्म होगा ये दोबारा लौट के चला आएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इरिवर्सिबल, वो ठीक नहीं होगा और ऐसा इंजर्ड होगा कि आगे जाके नेक्रोसिस की कंडीशन, और यही गैंग्रीन लीड करता है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में। तो ये सबके बारे में आगे देखेंगे, पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल देख लेते हैं। तो सिक्वेंशियल चेंजेस होता है, स्टोरी है ना, तो एक देखे थे कि पैथोजेनेसिस हमें बताता है कि किसी भी डिजीज कंडीशन में स्टोरी फॉर्मेट में, मतलब वो क्या कैसे हो रही है, क्या फाइनली क्यों सिम्टम आ रही है। तो इसमें पहला, अभी रिवर्सिबल सेल इंजरी का हम लोग पैथोजेनेसिस देख रहे हैं, तो बस पैथोजेनेसिस याद करने का बहुत ही इजी है। इतना याद रखो, मेन कॉजेस कौन सा था, O2 नहीं मिल रहे थे, इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन। ये सॉरी, पानी पी लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे ही इस कंडीशन में O2 की, मतलब जब भी इस्चेमिया हाइपोक्सिया हो, O2 नहीं मिल रही है, सो अब इसके वजह से ही सारा प्रोसेस चलता है। मेन यही कारण है, हमारा सेल है, O2 चाहिए, O2 की वजह से फॉस्फोरेशन की प्रोसेस होगी, एटीपी मिलता है। एटीपी बनने के लिए इतना तो कॉन्सेप्ट याद है बायोकेमिस्ट्री से, मैं खुद पढ़ाई हूँ, कि वो O2 इंपॉर्टेंट होता है। O2 की कमी हो रही है तो एटीपी बनना रिड्यूस होता है। बस एटीपी बनना कम हुआ और सेल ने पूरा, मतलब अपना सब चीज बिगाड़ लिया। होता क्या है, एटीपी नहीं बन रही है सेल का, ये तुम इतना जानते हो कि सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है और सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। नेचर का रूल है कि चीजें जहां पे ज्यादा है वो कम की ओर जाना चाहेगा। सो ये सोडियम अंदर बार बार आना चाहता है, पोटेशियम बाहर निकलना चाहता है। बट जब हमारा सेल नॉर्मल है, कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ रही है, तो वहां पे एटीपी होता है, इस चैनल को बचा के रखता है कि तुम फालतू का देखो सोडियम, तुम अंदर नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे हूँ। मतलब समझो कि ये पैसा दे के उसे रोक के रखा है, बट ये बेचारा नहीं है, इसके खुद करप्ट हो गया है, इसका बैंक करप्ट हो गया, इसके पास अब ये बन ही नहीं पा रहा है। देन बोलता है अब तुम, सोडियम बोलता है अब कौन रोकेगा, अब ये अंदर चला जाता है। ये तो अंदर गया, ठीक है, ये जहां जाएगा पनिया को वापस, मतलब साथ के में लेके चला जाता है, वाटर को साथ में लेके जाता है। और यही रीजन है, वाटर ज्यादा जाएगा सेल स्वेल होने लगती है। ये हमारा सेल के अंदर का जितने भी ऑर्गनल और जितने भी ऑर्गन है, सब ये स्वेल हो जाएगा वाटर ज्यादा जाने की वजह से। तो यही तुम पढ़ोगे। एक और कॉन्सेप्ट बस याद रख लेना, क्योंकि ज्यादा जा रहा है तो ये नॉर्मल एक बार में पेजेस, अच्छा क्योंकि ये मैं समझाई थी तो थोड़ा सा, इतना तो हम लोग ये में देख समझ नहीं पाओगे तुम। सो एक सुंदर सा यहाँ समझाने के लिए बस समझा रही हूँ। देखो, अब यही रीजन है कि ये मुझे आना पड़ा। सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझो। नॉर्मल सा सेल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। हम लोग यूकैरियोटिक है, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है उसका भी मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यहाँ पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जहाँ पे एटीपी बन रही थी। देन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो टाइप का होता है। अगर राइबोसोम कनेक्ट है तो ये रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर नहीं है राइबोसोम कनेक्ट तो ये स्मूथ है। ये कुछ नहीं है तो ये खुरदरा नहीं रहता है, इसलिए स्मूथ बोला जाता है। ये यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, यहाँ पे स्टेरॉइड ये सब बनता है। तो ज्यादा स्वेल होने से ये राइबोसोम हटने लगता है। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर था। अब जब सेल इंजर्ड हो गया, चेंजेस आ रही है, तो वो ज्यादा ये होने की वजह से राइबोसोम हटे, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, जब नहीं होगा तो एक हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ सामान भरे हुए रहते हैं, ये भी इसके बाहर का ये ऑर्गन है, मतलब मेम्ब्रेन है। देन अंदर पे न्यूक्लियोलस रहता है, देन क्रोमैटिन होता है, ये डीएनए और कुछ प्रोटीन का। सो ये जो है प्रोटीन ना मिलने की वजह से क्लम्प करने लगता है। वही इरिवर्सिबल में इसके अंदर 3 स्टेप चेंजेस आती है, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है। तो देखो, पहला देखें, रिवर्सिबल जहां भी आएगी एटीपी नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से सोडियम ज्यादा अंदर गया, पानी भी ज्यादा आया, जिसकी वजह से स्वेल हो गया सारी चीजें। तो बस अब तुम समझ लो, ये बस उतना ही तुम्हें मिलेगा, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। कि सबसे पहले O2 रिड्यूस ऑक्सीजन लिमिट, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, बट वो नहीं है ऑक्सीजन, जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल प्राइमरी सोर्स एनर्जी अब नहीं मिल पाएगी। एटीपी बनने के लिए O2 चाहिए। तो सबसे पहले तो एटीपी बनना कम हुआ। देन हमारे पास स्टार्ट होता है फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। क्या था, सोडियम को रोक के रख रहा था एटीपी, बट ये नहीं है, सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आने लगेगा, सेल के अंदर आएगा। पंप फेल हो गई, एटीपी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, पंप नहीं मिल रही है, अब एटीपी है ही नहीं, तो दिस कॉज सोडियम टू एक्यूमुलेट इनसाइड, और पोटेशियम बाहर निकलना चाहेगा, ये लीक आउट होना चाहेगा। इतना तक तो ठीक था कि तुम भाई सोडियम अंदर चले गए, बट ये अंदर अकेले नहीं रह सकता, बोलेगा तुम भी आओ, पानी को अंदर आओ, पानी को बुला लेता है, जिसकी वजह से concentration create osmotic cell drawing water into cell. This lead to swelling and cell organelles such as endoplasmic reticulum, सारा चीज स्वेल होने लगते हैं। पानी ज्यादा आएगी, गुब्बारा है सेल हमारा, समझो घर है, गुब्बारा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भरेगी तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। तो स्वेल होती है। नेक्स्ट एक प्रोसेस, जब O2 नहीं मिलती तो क्या होता है, एनारोबिक फॉस्फोराइलेशन तो कंडीशन चलने लगेगी, क्योंकि उससे भी एटीपी मिलता है, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखे थे। सो एनारोबिक तो ठीक है, वो 1-2 एटीपी बना लिया, बट उसके वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड, ये एसिड है, पीएच कम कर देगा। सो ये अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। देन न्यूक्लियर एंड राइबोसोमल चेंजेस क्या आएगी, द एसिडिक एनवायरनमेंट, मेनली एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर, ये जो जैसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे क्रोमैटिन इससे धागेनुमा होता है, डीएनए और वही प्रोटीन का, जेनेटिक में मैं बताऊंगी। सो अभी समझो कि ये क्रोमैटिन है धागेनुमा, जो एसिडिक ज्यादा एनवायरनमेंट होने की वजह से ये क्लम्प हो जाता है। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा स्वेल होने से देख रहे थे कि राइबोसोम हटा, तो ये भी यहाँ पे अब हट गया राइबोसोम, तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, सो प्रोटीन भी बनना कम हो जाता है। फाइनली स्ट्रक्चरल चेंजेस रिवर्सिबल देख रहे हैं, क्या आएगी, सेल के अंदर इतना पानी जा रहा है कि ये जो ये बाहर का सेल मेम्ब्रेन है वो ब्लेब्स आ जाता है, फुल जाता है। बस अभी समझो, तुम्हारे पास अभी बैलून था, होली में खेले होगे भाई, तो इस तरह से बैलून रहता है, अगर तुम इसे ज्यादा प्रेशर डालोगे, ज्यादा पानी डालोगे, तो क्या फूला फूला दिखता है, कि नॉर्मल से तुम ऐसे प्रेशर डालते हुए निकल जाता है। तो उसी तरह से ये गोल था, और यहाँ पे इस तरह से ये निकला हुआ पार्ट दिखने लगता है। तो ये रिवर्सिबल का सारा चेंजेस, जो भी पैथोजेनेसिस था, जो भी चेंजेस आई, जो भी कहानी थी, वो थी। जैसे ही हटेगा, रिवर्सिबल है तो ये ठीक हो जाती है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजुरी का देखते हैं। तो इसमें इंजुरियस स्टिमुलस परसिस्ट और सिवियर सेल रीच पॉइंट टू नो रिटर्न, इसलिए इसका नाम है कि इतना ज्यादा इंजर हो जाएगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा से एटीपी नहीं देने वाला है, पूरा ही अब इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस आएगी, उसमें देखे थे सोडियम अंदर गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये फैली। इसके अंदर एक और होता है कि ये कैल्शियम भी अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहला तो ये, क्योंकि इरिवर्सिबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा ये अब डिसफंक्शन हो जाएगा, एटीपी कभी नहीं बना सकता कि भाई अब रीस्टोरेज हम नहीं होंगे, तुम इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस दिए, O2 इसे मिला ही नहीं कि दोबारा ये अब नहीं अपने वापस आएगा, इसलिए तो हम लोग इरिवर्सिबल बोल रहे हैं। देन यहाँ पे है प्रोफाउंड मेम्ब्रेन डैमेज होने लगता है। वहां पे तो देखे देखे सिर्फ ब्लेब्स बना था,
किस में? रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में पानी आते जा रही इतना सेल ये होता है कि फटने लगती है। हमारा यूकैरियोटिक शेल है, हम लोगों का जो सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनल जितने भी सामान है, ऑर्गेनल्स है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। जितने भी है सब में चेंजेस आएगा। सो ये दिस हॉलमार्क इरिवर्सिबल इंजरी इन्वॉल्व 3 मेन चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर रॉबिन्स का तुम बुक पढ़ोगे, एमबीबीएस लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे 2 डायग्राम है। एक ये हो गया, इस तरह से ऐसे बनाया हुआ है कि ये ब्लेब्स दिख रहा है, कोई भी ये नॉर्मल है, अभी कहीं पे स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं आई है, तो ये रिवर्सिबल है। वही इरिवर्सिबल का डायग्राम जो बनाया है वो इस तरह से रॉबिन्स में देखने को मिलता है कि ये फटने लगी है, इतना ज्यादा फूला। मेलन में ज्यादा पानी भरोगे वो भाई फटेगा, तो ये जितने भी मेम्ब्रेन है वो फटने लगते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे बाहर रहता है। डैमेज लीड टू लॉस ऑफ वाइटल सेलुलर कंटेंट एंड द इन्फ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये फटने लगता है जिसकी वजह से बाहर की चीजें इन्फ्लक्स होने लगती है, सेल के अंदर आने लगती है। ये यही शो करता है कि ये फटाफट से अब चीजें बहुत अंदर जाने लगी। जिन लोगों को मे भी बोरिंग लग रहा होगा या फिर चीजें नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा रुक लेना। यूनिट 1 ऐसा यूनिट है कि अभी तुम पढ़ोगे, मतलब एबीसीडी की कहानी है कि तुम उस टाइम पे एबीसीडी तुम्हें कितना भारी लगा था, बट एबीसीडी आज भी वही एबीसीडी है, इंपॉर्टेंट है, और तुम अभी बिल्कुल भी तुम्हें ये हार्ड नहीं लगता। उसी तरह से इसका है कि अभी तुम्हें चाहे जैसा भी लग रहा हो, तुम बस सुन लेना। ये जैसे ही पढ़ोगे, एक बार खुद से समझने की कोशिश करोगे, सब इजी वे में समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग एकदम से स्ट्रक होके या फिर हंसी मजाक करें तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। सो चलो देखते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा जब भारी होने लगती है तो मैं भी मतलब सोने लगता है इंसान। तो मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ कि मुझे जब नींद आती है तो मैं चल चल के पढ़ती हूँ, फोन हाथ में है। देखो तुम क्या कर सकते हो, नोट्स तो वैसे मैं व्हाट्सएप पे दे ही देती हूँ, बट बहुत लोगों का होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने का है, तो बहुत लोगों का लगता है कि जब हम चल चल के पढ़ेंगे तो लिखेंगे कैसे। तो क्योंकि मैं मेटावर हूँ तो मैं बताती हूँ, मैं अपना बताती हूँ कि मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देती हूँ। ऊपर यूट्यूब चल रहा है, नीचे व्हाट्सएप चल रही है, देन वो चीज जो उसमें इंपॉर्टेंट है बस उसको लिख लेती हूँ, और फिर उस चीज को याद करते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये भारी भरकम सब्जेक्ट थोड़ा सा है, तो तुम्हें समझने में नींद वींद आ सकती है। तो चलो ये भी ट्रिक अपना लेना। जिन्हें नहीं पता भाई मैसेज करना, मैं कभी डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा है तो देखना होगा हमें यहाँ पे, कट नहीं करना है भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे, इनफ्लक्स चीजें अंदर आने लगी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, तो डैमेज फर्दर इम्पेयर एनर्जी प्रोडक्शन। भाई ये तो बोल रहा है कि हम पहले ही बोल दिया, मैं एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करने वाली हूँ। और ये ना साइटोक्रोम सी की वजह से, मतलब ये इनिशिएट कर देता है प्रोग्राम सेल डेथ, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। सो ये भी इसमें होने लगती है। नेक्स्ट लाइसोजोम का भी अपना होता है मेम्ब्रेन। सो इसमें ये चेंजेस क्या देखने को मिलेगी, ये हाइड्रोलाइटिक, देखो सुसाइडल इसे बोलते हैं ना, कि मतलब ये अगर सन का तो पूरा सेल को उड़ा देगा। सो यही ये भी फटने लगता है, और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं लाइक एसिड हाइड्रोलेज लीक इनटू द साइटोप्लाज्म एंड डाइजेस्ट द सेल ऑन कंपोनेंट अ प्रोसेस कॉन ऑटोलाइसिस। ये खुद का है भाई कि हम खा जाएंगे, हम फटे जहाँ किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो क्योंकि अब बेचारा सेल के बस की बात ही कुछ नहीं है, उसे मिल ही नहीं रहा है, देन ये सारी चीजें भी देखने को मिलता है। लाइसोजोम भी अपना लक्षण दिखा देता है। उसका तो काम ही यही है कि जो वेस्ट चीज है वो सबको डाइजेस्ट करे। अब जब तुम ऐसी कंडीशन ला रहे हो कि वो सेल को भी खुद को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए तो सुसाइडल बोला जाता है। नेक्स्ट और मेन है, यही मेन है, मेन सबसे ज्यादा, कि कैल्शियम सेल के अंदर इन्फ्लक्स होने लगता है। और ये कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा, जैसे कि जब सोडियम आ रहा था तो पानी को लेकर आ रहा था, कैल्शियम आएगा कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। सो ये कौन कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पहला है फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा। और ये ऐसे एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसीलिए तो हम लोग देखे कि रॉबिन्स में अगर आप डायग्राम देखते हो तो इस तरह से, क्योंकि ये सब एंजाइम आने लगा जिसकी वजह से ये डैमेज फाइनली होने लगा, और चीजें बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर से अंदर आने लगती है। ये इन्फ्लक्स की कंडीशन होता है। एक और भी एंजाइम है जो ये कैल्शियम के अंदर के आने की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, जैसे एंडोन्यूक्लियस। ये परमानेंट डैमेज करने लगता है सेल डीएनए को एंड न्यूक्लियस को, ये इस पे इफेक्ट डालता है। तो इरिवर्सिबल में है ही कि अब वो पूरी तरह से मरेगा, वो पूरा ही तहस नहस होने लगता है। नेक्स्ट कुछ फ्री रेडिकल्स के भी प्रोडक्शन होने लगते हैं। इरिवर्सिबल में तो बहुत ज्यादा जो उसे होना है सब हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोड्यूस रिएक्टिव डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बेसिकली, और फ्री रेडिकल्स को। और ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, ये हम लोग देखे थे
बायोकेमिस्ट्री में ये कॉज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसके वजह से डिस्ट्रॉइंग लिपिड प्रोटीन सब ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब एक तो रिएक्टिव भी आने लगा, ये और भी स्ट्रेस डालेगा, जिसकी वजह से ये सब डैमेज होने लगता है, सब डिस्ट्रॉय होने लगता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर चेंजेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में हम लोग देखें कि सिर्फ क्लम्प कर रहा है न्यूक्लियस, और इरिवर्सिबल में सेल के अंदर 3 चेंजेस आती है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है उसमें 3 चेंजेस आएगा। पहला पिक्नोसिस की कंडीशन, वो जो क्रोमैटिन है उस श्रिंकेज करेगा। ये इरिवर्सिबल न्यूक्लियर डैमेज ये मैनिफेस्ट इन 3 पैटर्न। सबसे पहले पिक्नोसिस होता है, श्रिंकेज होने लगता है, देन वो जो क्रोमैटिन है वो फ्रेगमेंट टूटेगा, एंड लास्ट में ये घुल जाता है, जिसे हम लोग कैरियोलाइसिस या फिर डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो कुछ नहीं, रिवर्सिबल में सिर्फ श्रिंक हुआ, यहाँ पे सॉरी क्लम्प हुआ था रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल में श्रिंक हुआ, देन हमारे पास टूटा, और टूटने के बाद वो घुल गया। और तीनों का प्रोसेस याद रख लेना। बहुत सारी चीजें पढ़े ना और भूल रहे होगे, तो चलो उतना भूलने की जरूरत है नहीं, इस समरी को याद रख लेना और ये भी लिख दोगे तो चलेगा। और कुछ डायग्राम, ये है पैथोलॉजी का मेन, और ये तुम्हें जानना ही होगा, इंटरेस्ट हो या ना हो, बट मैं हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट जगवाऊंगी, अगर नहीं भी है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पढ़ना ही होगा। सो 3-4 में मिलने लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर का ऑर्गेनेल है। ये जब रिवर्सिबल सेल इंजुरी है तो क्या इसकी पैथोजेनेसिस में क्या चेंजेस आ रही है, तो ये स्वेल कर जा रहा है, एमॉर्फस डेंसिटी हो रही है। नॉर्मल तो स्ट्रक्चर देखो तो इसमें ऐसा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है, नॉर्मल सेल के अंदर होता है। देन अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, वाटर ज्यादा आ रहा है, तो देखो स्वेल हो जा रहा है, इसके स्ट्रक्चर ये एमॉर्फस बिगड़ा बिगड़ा सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे कैसा है और यहाँ पे कैसा हो गया। इरिवर्सिबल में ये लार्ज डेंसिटी का हो जाता है, एक बार यहाँ पढ़ लो, ये सिवियर वैक्यूलाइजेशन लार्ज डेंसिटी का हो जाएगा, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी। चिक चिक कर ये बोल रहा है रिवर्सिबल में शुरू से ही कि मैं एटीपी नहीं दूंगा, तुम लोग मेरे ऊपर इतना शासन किए हो कि मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची है भैया, अब हम गए। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी है। मेम्ब्रेन में क्या होगा, तो रिवर्सिबल में इस तरह से ब्लेब्स बन रही थी, ब्लंटेड माइक्रोविलाई, एंड देन इसमें मैसिव डैमेज हो जाता है और लॉस ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिससे ये बना हुआ स्ट्रक्चर है वो पूरा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कैल्शियम के आने की वजह से एंजाइम एक्टिवेट हो गए, बहुत सारी चीजें हुई, लाइसोसोम का अपना फटना वटना स्टार्ट हो गया, तो ये डैमेज हो जाता है। कैल्शियम का क्या है, रिवर्सिबल में भी आएगा बट बहुत ही कम आता है, बट इसमें बहुत ज्यादा आएगा और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। वैक्यूल्स का कहानी देखें तो सॉरी न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस का क्या था, तो इसमें जो क्रोमैटिन है वो क्लम्पेड है, लेकिन इसमें पिक्नोसिस और ये पहले टूटा, देन ये हमारे पास ये इस तरह से डाइसोल्यूशन हो गया, मतलब घुल गया। अब ये फिगर बना देना, तुम कैसे बनाओगे ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊंगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो मतलब जितना हो सके मतलब इसी तरह से चार्ट बना लेना, देन नॉर्मल इधर लिखना, ये जैसा है वैसा ही, बस इतना सुंदर नहीं, बस जैसे याद रहे ऐसे लिखना। देखो नॉर्मल सेल से ये ब्लेब्स कुछ आने लगे थे और इसमें ये माइलिन फिगर दिखता है इरिवर्सिबल में। यूनिवर्सिटी के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आजकल कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये किसकी वजह से माइलिन फिगर आता है, कैल्शियम ज्यादा आता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन से हॉर्न बन जाता है और देन ये मेम्ब्रेन में दिखने लगता है। तो ये माइलिन फिगर इरिवर्सिबल में दिखता है, जो कि एक स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब इसके अंदर के चेंजेस है। माइटोकॉन्ड्रिया में वही स्वेलिंग हो गया, इसमें बिगड़ा बिगड़ा सा, और इसमें कुछ वैक्यूल्स भी आ गए। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या हाल था, तो यहाँ पे ये स्वेलिंग हुआ, ये डिस्पर्स फैल रहे थे, और यहाँ पे देखोगे तो ये टूटने लगते हैं। मेनली इतना ध्यान रखना है कि जब सेल इंजुरी होगी, पानी अंदर बहुत ज्यादा जाने की वजह से राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं वो हटने लगते हैं। लाइसोसोम यहाँ पे ऑटोफैजी कर रहा है और यहाँ पे रप्चर होके सबको डैमेज करना स्टार्ट कर दे रहा है। साइटोस्केलेटन का हाल देखें तो इसमें एग्रीगेटेड है और इसमें डिस्ट्रक्टेड हो जा रहा है। न्यूक्लियस का तो क्लम्पेड, इसमें क्रोमैटिन जो है क्लम्प किया और इसमें वही टूटने और टूटना, देन फ्रैगमेंट बनाना और एक बार घुल जाना। तो ये प्रोसेस को याद रखना, सब नहीं लिखोगे तो जो याद हो, जो इजी लगे, माइटोकॉन्ड्रिया का बना देना, सेल मेम्ब्रेन का बना देना कि ये ब्लेब्स इस तरह से हुई, और कुछ ना, इतना फिगर तुम्हें नहीं बनाना तो तुम्हारे लिए मेरे पास है एक ऐसा डायग्राम, ये पैथोलॉजी के बुक में है, ऐसा बनाना, देन इसके अंदर कुछ कुछ जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सबको शो कर देना, देन एक इरिवर्सिबल का बनाना जिसमें कि शो कर देना कि इसमें ये जो फॉस्फोलिपिड जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लगते हैं। तो कम से कम इतना तो करोगे ना, और ये जरूर करना इंपॉर्टेंट है।
देन मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी आता है। तो पैथोजेनेसिस तो हम लोग ऐसे देख ही लिए कि कैसे ये इसकी कहानी और उसी के अंदर चेंजेस सारा देख लिए। तो मॉर्फोलॉजी ऐसे सिलेबस में आपका नहीं है, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं नोट्स में इंक्लूड कर दे रही हूँ। और वही सारी चेंजेस है कि मतलब इसका, क्योंकि ना हर डिजीज में अब तुम्हें ये मॉर्फोलॉजी लिखना अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा आज के बाद से, जितने भी डिजीज आएगी। बट इसमें नहीं दिया तो स्पेसिफिक हमें नहीं लगता, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो टाइम वेस्ट करना। इसमें यही होगा कि पैथोजेनेसिस का जैसा कहानी देखे, जो जो चेंजेस आई, लाइक ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, देन जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसमें ब्लेब्स बन रही है, तो बस वही लिखना है। और मॉर्फोलॉजी देखे कि उसमें ग्रोथ एंड माइक्रोस्कोपिक देखना होता है। तो ग्रोथ में क्या देखने को मिलेगा, अफेक्टेड जो ऑर्गन है लाइक लीवर, किडनी, उसके जो सेल इंजर्ड हुए हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं एंड पेल दिखने लगते हैं। इनलार्ज क्यों हो रहे, ज्यादा काम करने पड़ता है तो ये इनलार्ज हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा कि ये जो भी स्वेलिंग हुई है वो तुम्हें नेकेड आई से नहीं दिखेगा सेल का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमें मोस्ट कॉमन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंजुरी व्हेन सेल एक्युमुलेटेड वाटर अपीयर्स स्वेलन, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ सेल इंजोर हो गया। कुछ और भी जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा, लाइक ब्लेब्स जो बनी थी वो तो माइक्रोस्कोप नॉर्मल से दिखेगा भी नहीं। तो ये सब मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। वही इरिवर्सिबल में देखें तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस था, मोर इसिनोफिल डीप पिंक दिखने लगता है, आरएनए डिग्रेनुलेशन सब होने लगती है। न्यूक्लियर चेंजेस वो नहीं याद रखते हो, उसका कुछ ये सभी आ जाता है कॉन्सेप्ट, कुछ डाई वाई से भी, तो चलो वो नहीं अगर यूनिवर्सिटी में याद रखते हो, क्योंकि नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस में। और वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहती हूँ, बहुत लोग वन शॉट के लिए ही आते हैं। सो देज आर द हॉल मार्क ऑफ सेल डेथ फॉलो। इसमें जो 3 पैटर्न था, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस, टूटने और डिजॉल्व होने की प्रोसेस, वो तुम लिख देना। देन देन हम लोग अब नेक्रोसिस हमें देखना होगा। ये यहाँ पे नेक्रोसिस की कहानी स्टार्ट होती है। अब सेल इंजरी में तुम क्या पढ़े, थोड़ा भूलना भूलना क्या मतलब, एक जगह बस फिट कर लेना। एक बार तुम्हारा सिलेबस मैं दिखा देती हूँ। ये रहा आपका सिलेबस, ताकि तुम वही फ्लो मेंटेन करके रखो। देखो, सेल इंजरी, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इसका टेंशन मत लो, ये सिलेबस नोट्स में अवेलेबल रहेगा। यहाँ देखो, सेल इंजरी का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब देख लिए, कुछ नहीं याद रखना। स्ट्रेस पड़ी, एडप्ट नहीं कर पाया सेल, जिसकी वजह से एटीपी नहीं बन पा रहा था। ये एटीपी नहीं बना तो पंप फेल हुई, वाटर ज्यादा आने लगा, स्वेल हो गया। इरिवर्सिबल में कैल्शियम आई, देन वो कुछ एंजाइम को एक्टिवेट किया, पूरा मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगी थी। इतना भी मोटा मोटी याद रखते हो तो काम चलेगा। अब देखो, सेल इंजरी जब इरिवर्सिबल होती है तो वो नेक्रोसिस लीड करता है। तो अब नेक्रोसिस और गैंग्रीन की कहानी देख लेते हैं, तभी हम लोग आएंगे अपने सिलेबस को देखने, जो कि सेल एडेप्टेशन है। अगर टाइम नहीं रहा तो मैं दिखाऊंगी भी नहीं। तो चलो फिर से वही फ्लो मेंटेन करते हैं और दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तुम एक बार ये भी मेरे को बताना कि थक रहे हो, तो अगर तुम मुझे कहते हो कि मैम पार्ट बाय पार्ट लाइए, हर एक को समझाइए, तो मैं लाने को तैयार हूँ। बट तुम्हें वन शॉट ही चाहिए होता है और मुझे भी मजा ही आ जाता है। चलो कोई नहीं, एक बार मैं क्लास खत्म कर देती हूँ। बट एक बार फीडबैक जरूर देना, क्योंकि मेरे लिए नहीं, मतलब मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आ रही हूँ, तो तुम्हें चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जरूर बताना। वन वे कम्युनिकेशन प्लीज इस क्लास को मत बनाना। अगर मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो तुम्हारा एटलीस्ट रिप्लाई तो देना, ताकि मैं समझ सकूं। सो कमेंट खुला है, देना जरूर। नेक्रोसिस आ सकता है एग्जाम में, तो क्या लिखोगी, नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ सेल और टिश्यू इन अ लिविंग बॉडी। बॉडी है, पूरा नहीं मरा है, बॉडी ये जिंदा है, बट किसी पार्ट का, सेल का डेथ हो जाना, ये हमारा नेक्रोसिस कहलाता है। इसमें इरिवर्सिबल, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें नेक्रोसिस का, तो नेक्रोसिस ऐसी कंडीशन है जो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी आगे नेक्रोसिस का है, मैं बताई थी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। सो इट अकर व्हेन अ सेल इंजरी रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नेक्रोसिस ऐसी कंडीशन है कि रिटर्न नहीं आ सकता। अफेक्ट ग्रुप ऑफ सेल, जिस जैसे कि अनलाइक अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों में सेल डेथ होती है, बट अपोप्टोसिस जानबूझ के वो प्लान सेल डेथ है, एंड नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, कि डिजीज की कंडीशन, मतलब उसे चीजें नहीं मिली जिसकी वजह से वो डेथ हुआ है। सो इट अकर सेल इंजरी रीचेस अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देन ग्रुप ऑफ सेल अफेक्ट होता है। वही अपोप्टोसिस में सिर्फ एक सेल
प्लान करके अपना मर जाएगा बेचारा कि तुम लोग जिंदा रहो, अब मैं रह के मेरा कोई काम नहीं है, तो चला जाता है। बट इसमें ग्रुप ऑफ सेल मरते हैं। दोनों मरने की ही प्रोसेस है, डेथ करने की ही प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। ये जो है वो नेक्रोसिस कंडीशन में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। व्हेन अ सेल डाई बाय अ नेक्रोसिस इट्स मेम्ब्रेन ब्रेक लीकिंग कंटेंट इनटू द सराउंडिंग एरिया व्हिच ट्रिगर अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। देखे थे ना कि इरिवर्सिबल में तुम वही प्रोसेस तो आगे चल रही है, तो उसमें डैमेज हो रखी थी, तो डैमेज होने की वजह से कुछ ये कंटेंट आता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नेक्रोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एंजाइमेटिक डाइजेशन। द डेड सेल डाइजेस्ट बाय इट्स ओन एंजाइम। इसमें ये भी होगा कि जो डेड सेल है वो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक था जो कि नहीं भी जानोगे, नहीं भी याद रखते हो तो भी चलेगा, बट ये मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बता दी कि ये जो नेक्रोसिस की कंडीशन हुई वो दोबारा नहीं आ सकता, ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। इसमें ग्रुप ऑफ सेल डेथ होते हैं, पूरा मर जाएगा, हमारा बॉडी जिंदा है और वो सेल गया, तो वो नेक्रोसिस कंडीशन है। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस होते हैं वो जानना जरूरी है। तो चलो, क्योंकि उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में पढ़ने को भी नहीं दिया गया है, बट ऐसे वे में लाई हूँ कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाए। एक बार डायग्राम देखो, देन चीजें समझना आसान हो जाएगा। देखो ये डायग्राम है। पहला होता है, ये जितने भी नेक्रोसिस का टाइप है कोआगुलेटिव, ये इस तरह से तुम्हें देखना होगा। तो चलो एक बार यहाँ देखते हैं। पहला है कोआगुलेटिव। इसमें सडन लॉस हो जाता है ब्लड सप्लाई, इस्चेमिया इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में कभी नहीं होगा। ये कोआगुलेटिव, कोल्जन हुई जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सेल पे स्ट्रेस पड़ेगा, पहले रिवर्सिबल होगा बेचारा, देन तुम बहुत लंबे समय तक नहीं दे रहे हो तो वो इरिवर्सिबल एक तरह से फिर आगे नेक्रोसिस लीड कर देगा, सारा चीज डैमेज होने के बाद। तो मेन इसमें देखना क्या है तुम्हें कि नेक्रोसिस के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि हम लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या देखना है हमें, क्या चेंजेस आई, और वो चेंजेस तो क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिससे हम लोग ये दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक। तो सब में अब तुम्हें ये जानना होगा और यही पैथोलॉजी में लिखा जाता है। तो ये ग्रोस का नेकेड आई, तो अगर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है किसी को, इरिवर्सिबल सेल डेथ कोआगुलेशन की वजह से हो रही है, देन क्या होगा, जो ग्रोस है जो नेकेड आई से तुम्हें देखने को मिलेगा, वो एरिया बेसिकली पेल फॉर्म एंड स्लाइटली स्वेलन हो जाता है, वेज से ये देखने को तुम्हें मिलेगा। और वही इरिवर्सिबल में, सॉरी, माइक्रोस्कोपिक में देखें कि जब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है तो उसकी क्या चेंजेस देखने को मिलती है उसमें, तो इसमें घोस्ट सेल देखने को मिलता है, टॉम्ब स्टोन सेलुलर आउटलाइन प्रेजेंट फॉर अ डेज बट इंटरनल डिटेल आर लॉस्ट। घोस्ट का मतलब क्या है, चलो दिखा देती हूँ ये सारा वर्ड कहना क्या चाहता है। हमने अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का टाइप, इसका कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। इसमें ग्रोस अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, जो नेकेड आई से देखेंगे, लाइक अ किडनी में प्रॉब्लम हुई है तो देखो यहाँ पे पेल दिख रहा है, तो ये हम लोग ग्रोस में देखें। दोनों चीजें ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक, तुम्हारे लिए बहुत इजी ये नोट्स बन जाएगा जो भी देखोगे। बहुत लोग का होता है कि तुम बुक में पढ़ते हो देन डायग्राम सर्च करने जाते हो, बट यहाँ पे मैं नॉर्मल, एबनॉर्मल, ग्रोस, माइक्रोस्कोपिक सब लाने की कोशिश करूंगी। सो देखो ये ग्रोस दिख रहा है, और ये घोस्ट देखे थे ना हम लोग माइक्रोस्कोपिक में, तो यहाँ देखो सेल नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, ये है, आउटलाइन तो ऐसा ही है, बट अंदर की चीजें सारा खाली हो गया है। जैसे कि घोस्ट का देखे हो ना कि वो बस दिखता है और कुछ नहीं, बस वो दिख रहा है, बिखरे बिखरे, भाई रात है, डर जाओगे तुम लोग। तो ये इसकी अपीयरेंस है। ये देखो टॉम स्टोन अपीयरेंस, तो ये इस तरह से। सेकेंड आता है हमारे पास ये लिक्विफैक्टिव, ये इस्चेमिया इंजरी टू द ब्रेन में एंड बैक्टीरियल फंगस, ये जो पस का फॉर्मेशन देखे हो उस तरह का रहता है। ग्रोथ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन में अगर हुई तो वहां पे टिश्यू ट्रांसफॉर्म इनटू सॉफ्ट लिक्विड एंड मास बन जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, एंड विस्कस फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, जैसे पस फॉर्मेशन में होता है वैसे ही ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर वही देखोगे कि इसमें क्या चेंजेस आ रही है, माइक्रोस्कोपिक जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखेगा, तो कंप्लीट लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, द एरिया कंटेंट लिक्विड डेब्रिस एंड न्यूट्रोफिल आर एंड मैक्रोफेज वहां पे देखने को मिलेगी। चलो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा लिक्विफेक्टिव, लिक्विफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पस का फॉर्मेशन, लिक्विड देखे हो ना लिक्विफाई हो जा रहा है, तो ये रहा हमारा ये, क्योंकि नीट सेंसर वाले तुम नहीं हो, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना देना और जो शो करना होगा जितना भी हो सके वही लिखना कि ये ब्रेन में होता है,
लिक्विड पस जैसी फॉर्मेशन। देन देन थर्ड टाइप है हमारा, देखो पढ़ने की इसमें चीजें बहुत सारी है और मैकेनिज्म समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो अगर तुम डिटेल भी मुझसे किसी टॉपिक पे मांगोगे तो मैं वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अभी जो लाई हूँ वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो कैसियस नेक्रोसिस नेक्स्ट आता है। इसमें ये किस साइट पे होगा ध्यान रखना, कॉमन कॉजेज देख रहे हैं, देन अपीयरेंस देख रहे हैं जो नेकेड आई से दिखे और जो नेकेड आई से नहीं दिखे। तो कैसियस में क्या होगा, स्पेसिफिकली सीन इन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एंड सम फंगल इन्फेक्शन में ये देखने को मिलता है। इसमें जो नेकेड आई से दिखेगा वो सॉफ्ट येलो व्हाइट एंड चीज लाइक ड्राई एंड क्रम्बली स्ट्रक्चर होगी। ये मैं खुद अभी ट्यूबरक्लोसिस में पढ़ा के आई हूँ, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वही माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये माइक्रोस्कोप का यूज करके देखे तो एमॉर्फस ग्रैनुलर डेब्रिस सराउंडेड बाय अ ग्रैनुलोमा जैसे जाइंट सेल एंड, चलो दिखाते हैं तुम्हें, एपिथेलोइड सेल। इसका भी एक बार स्ट्रक्चर देख लो, देन तुम्हें समझ में आ जाएगी। टीबी का तुम देखो ना कैसियस नेक्रोसिस, तो उसमें होती क्या है, इसमें नॉर्मल सी हमारे बॉडी में ये जाता है और जो भी मैक्रो के टीबी का बैक्टीरिया है, मैक्रोफेज बेचारा आएगा और इसे इनगल्फ करने की कोशिश करता है, पर ये सबको मार नहीं पाता। बट कुछ जो मरे रहते हैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, देन यही सब जायंट सेल आएगा, एपिथेलियोइड मैक्रोफेज, यही सब चेंजेस नाम का है सिर्फ फर्क। और ये चीजी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, बीच में उजला उजला स्ट्रक्चर बना लेता है। सो इसे कैसियस नेक्रोसिस बोलते हैं। तो बस ये कुछ कुछ डायग्राम लिम्फोसाइट सब वगैरह वगैरह आएंगे और सब कैद करने की कोशिश करते हैं किसको, जो बैक्टीरिया सेल के अंदर बेसिकली लंग्स में हो रहा है। तो ये इसका इस कंडीशन में भी नेक्रोसिस की ही कंडीशन होती है, ये कैसियस नेक्रोसिस बोला जाता है। कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो। स्पेस देखो, कॉमन कॉज लिखना है जिसमें कि स्पेसिफिकली किसके वजह से क्या कारण रहा कि कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है। तो ये टीबी में देखने को मिलता है और सम फंगल इन्फेक्शन इसके कारण बनेगी जिसके वजह से कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ये कॉजेज रही। देन ये अगर बन गया तो क्या चेंजेस आएगी, जो नेकेड आई से देखने को मिलेगा वो चीजी लाइक स्ट्रक्चर ड्राई एंड क्रम्बली रहता है। देन अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखते हो तो बिगड़ा हुआ ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन, ऐसे ही हम लोग कैसे जानते हैं टीबी में। एंड ये वही जाइंट सेल सब एपिथेलियोइड देखे, ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का फैट नेक्रोसिस आता है, फोर्थ है हमारा पैनक्रियाटाइटिस। एंड ये किसके वजह से ये नेक्रोसिस बनेगा, तो अगर पैनक्रियाटाइटिस इसकी कॉजेज है कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गई हो, एंजाइमेटिक ज्यादातर देखने को मिलता है कि अपने ही एंजाइम की वजह से वो खाने लगता है। सो ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन है, ये हम लोग जीआई में पढ़े थे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। फैट रिच एरिया लाइक ब्रेस्ट यहाँ भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो तुम ग्रोस नेकेड आई से देखोगे, चाकी व्हाइट डिपॉजिट कॉजेज बाय कैल्शियम बाइंडिंग विथ अ फैटी एसिड, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आउटलाइन ऑफ डेड सेल विथ अ ये क्लाउडी अपीयरेंस एंड इन्फ्लामेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलो स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगी। फैट का यही है कि वो व्हाइटिश रहता है, सो ये व्हाइटिश देखने को मिल रहा है। और चाकी व्हाइट डिपोजिशन है जो कि इस तरह से बनाया हुआ है। तो एक बार तुम एग्जाम के टाइम पे इसे रिवीजन करना, देन एक दो बार देखने के बाद ये भी याद हो जाएगी। फर्स्ट टाइम तुम्हें हो सकता है मे बी थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन देखो कि अपीयरेंस क्या चेंजेस आ रही है, ऐसे ऐसे वर्ड को बस हाईलाइट करके एक बार पढ़ लो। देन आता है हमारे पास लास्ट फिब्रिनोइड टाइप का नेक्रोसिस, ये इम्यून मेडिएटेड है। जब इम्यून के वजह से कोई इंजरी हुई टू ब्लड वेसल्स, वेसिकुलाइटिस, सीवियर हाइपरटेंशन जिसके वजह से ब्लड सप्लाई, ब्लड नहीं मिला, वो फाइनली ये कारण रही जिसके वजह से ये फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हुई। अब जब हो गई तो क्या चीजें, स्ट्रक्चर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ग्रोथ पहला देखें तो इसके कोई स्पेसिफिक हमें नेकेड आई से कुछ देखने को नहीं मिलता। बट अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक देखें तो ब्राइट पिंक फिब्रिल लाइक मटेरियल डिपॉजिटेड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये देखने को मिलता है। चलो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये फिब्रिनोइड का है, पिंक किस टाइप का, वही बस यहाँ पे लिखना है और थोड़ा हो सके तो
नॉर्मल सा डायग्राम बनाना अगर एग्जाम में आती है तो ये रहा हमारा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में तुम्हें बस इतना ही याद रखना, देन गैंग्रीन पे जाएंगे क्योंकि उतना ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं दिया और बहुत ज्यादा भी नहीं पूछता, पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे। अगर 5 मार्क्स में भी पूछेगा तो भी तुम्हारे लिए मैं पूरा ये इसका कंटेंट दे दी हूँ। देखो सबसे पहले ये नेक्रोसिस है क्या वो लिखना। अगर 5 मार्क्स में है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखना कि ये इरिवर्सिबल है, देन इसमें ग्रुप ऑफ सेल अफेक्ट होते हैं, हमारा जिंदा हम लोग जिंदा है और हमारा सेल डेथ हो जा रहा है। देन तुम टाइप्स लिखना। टाइप्स में क्या क्या लिखोगे। अगर 5 मार्क्स में है तो ये तुम्हें पूरा लिखना ही होगा कि क्या इसके अपीयरेंस आ रही है। अगर 2 मार्क्स में है तो ये सिर्फ बता भी दोगे तो भी चलेगा किसकी वजह से हो रही है, तो भी चल जाएगा। क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो अपीयरेंस अब तुम्हें हर चीज में देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हो सकता है कि अगर तुम्हें समझने में ट्रबल हो तुम्हें फीडबैक ही देना पड़ेगा, तो मैं अलग भी वीडियो लाऊंगी अगर ना समझ में आए तो। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे मूव करते हैं, गैंग्रीन। और मे भी क्योंकि फिगर के साथ है तो एक बार देख लो, समझ में आ रहा होगा। जहां तक मैं वन में कम्युनिकेशन है तो मुझे बहुत बार लगती है कि चीजें कहीं पे फंस रही है तो समझ में, अब जो चीजें हार्ड है कभी कभी शॉर्ट में लाना पड़ता है तो मुझे फील होता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं बेस्ट देना चाहती हूँ कि तुम्हें समझ में आए। तो अपना फीडबैक जरूर देना, इससे भी बेस्ट अगर मैं कर सकी तो जरूर करूंगी। मेन मोटो है कि तुम एटलीस्ट समझो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन इज डिफाइंड एज डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू जो कि नेक्रोसिस की कंडीशन है। ये तो हम लोग देख लिए ना कि सेल का मरना टिश्यू का मरना ये नेक्रोसिस की कंडीशन है। तो फिर गैंग्रीन में क्या है, वही सेल जो डेथ हुआ वहां पे कॉम्प्लिकेटेड प्यूट्रिफैक्शन विच इज अ डिकम्पोजिशन कॉज बाय इन्फेक्शन बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सड़ा दे उसको, अभी सेल डेथ हुआ था बैक्टीरिया आके उसको एकदम से बहुत ही डिकम्पोज कर दे, सड़ा दे, तो वो गैंग्रीन की कंडीशन हो जाती है, बहुत ही वर्ष दिखता है। गैंग्रीन को तुम याद कैसे रखोगे, गैंग्रीन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे चीजों को ना हाईलाइट करके लिखना, कीवर्ड करके लिखना, जिससे कि एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होते हैं। ये सब तुम्हें नोट्स में देखने को मिलेगा। सो गैंग्रीन में टिश्यू डेथ नेक्रोसिस हो क्या रहा है, सबसे पहले नेक्रोसिस होगी तभी गैंग्रीन हो सकता है कि वहां एकदम से सेल टिश्यू मर चुके थे, सप्लाई ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से। प्लस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अगर हो गया जिससे हम लोग प्यूट्रिफैक्शन बोलते हैं, तो ये हमारा गैंग्रीन है। नेक्स्ट इसके फीचर और कुछ इसके भी टाइप है, 3 टाइप का होता है। गैंग्रीन देख रहे हो कि सेल डेथ के बाद अगर बैक्टीरिया आके उसे सड़ा दे तो वो गैंग्रीन की कंडीशन है। ये 3 टाइप का होता है। पहला ड्राई, देन वेट, और एक होता है गैस गैंग्रीन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे है कि ये सूखा सूखा सा रहता है, ये बहुत ही जैसे कि देखे हो ना कि बहुत सारा पस देखने को मिल रहा है तो ये वेट बोला जाएगा। एंड यहाँ पे इसमें गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब क्या है थोड़ा थोड़ा देख लो ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। सो इसमें फीचर देखेंगे 3 टाइप का है। ड्राई गैंग्रीन देखेंगे, वेट गैंग्रीन, मतलब क्या फीचर क्या क्या इसमें देखने को मिलते हैं। तो ड्राई गैंग्रीन कॉमन साइट सबसे पहले देखें तो ये लिम्फोफिट में हो सकता है। वेट गैंग्रीन कहाँ पे होता है इसका कॉमन साइट, तो ये मोस्ट टिश्यू इंटरनल ऑर्गन जैसे कि बॉवेल हो गया, लंग्स हो गया, ये माउथ हो गया, सर्विस हो गया, क्योंकि ये कभी मतलब ये ड्राई रह ही नहीं सकते, इसका खुद सलाइवा हो गया अपने सिक्रेशन की वजह से ये वेट रहता है, वेट गैंग्रीन से बोला जाता है। डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। गैस गैंग्रीन में क्या है, यूजुअली अकर एज साइड ट्रॉमा और रिसेंट सर्जिकल वुंड। बाहर अगर वुंड हो रखी है तो वहां पे इसको बनाने में कुछ बैक्टीरिया का भी हाथ आ जाता है जिसकी वजह से गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो एक बार दिखा देती हूँ, ये हमारा ड्राई गैंग्रीन है, यहाँ पे वेट है, देखो इसका एरिया भी डिफाइन नहीं है कहाँ तक फैला है, कहाँ तक पस फॉर्मेशन हो रखी है। और यहाँ पे गैस गैंग्रीन है, ये गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बस इतना हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बहुत ही ये इजी है। देखो प्राइमरी ये कॉमन साइट तो देख लिए, अब कारण क्या है, ये जो ड्राई गैंग्रीन है वो बेसिकली आर्टेरियल ऑक्लूजन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, जैसे कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से ड्राई गैंग्रीन हमेशा देखने को मिलती है। इसमें आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ये लीड करेगा ड्राई गैंग्रीन, जो कि ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, लिम्ब या फिर टो में, ये नीचे वाले एरिया में। देन इसका क्या, वेट गैंग्रीन का क्या प्राइमरी कॉजेज है, तो इसमें वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये लीड करेगा वेट गैंग्रीन, आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये लीड करेगा ड्राई गैंग्रीन। तो ये छोटी छोटी बात तुम्हें लिखना होगा और एग्जाम में हाईलाइट करना होगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एग्जाम्पल अगर देखें तो स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया एंड ये वर्बुलस देखे थे ना कि होता कहाँ है, इंटरनल ऑर्गन में, तो ये सारी कंडीशन क्या है, वेट गैंग्रीन की कंडीशन है।
जो कि इंटरनल ऑर्गन में होता है। ये हो सकता है क्योंकि एक मतलब आता है एमसीक्यू हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ऐसी चीजें तुमसे पूछ दे, तो एटलीस्ट ध्यान दो, नींद आ रही है, फिर थोड़ा बोर हो रहे हो तो पानी पी लेना। गैस गैंग्रीन अगर देखें तो इन्फेक्शन बाय गैस फॉर्मिंग एनोरोबिक बैक्टीरिया, ये तो कॉजेस, इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑक्लूजन हुई आर्टरी एंड यहाँ पे वेन में वेट वाला, बट गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन में बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया जो कोलोस्ट्रीडियम ये वाला है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जब माइक्रोबायोलॉजी इसके बारे में देखे थे तो वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस का फॉर्मेशन फाइनली ये किया कैसे। देन ये बैक्टीरियल प्रेजेंस देखे तो इन दोनों में तो नहीं रहेगा। बैक्टीरिया फाइंड इट हार्ड टू सर्वाइव, ये पेट्रीफैक्शन इज मिनिमल। अब देखो, सेल का नेक्रोसिस हुआ है, बैक्टीरिया आके डिकम्पोजिशन करने वाला है, चीजों को सड़ा देने वाला है एकदम से। इससे इजी वे में और कहीं से वर्ड मैं नहीं लाऊंगी ताकि तुम समझ लो। सो यहाँ पे बहुत ही मिनिमम रहेगा ड्राई गैंग्रीन में। नेक्स्ट, इसमें न्यूमरस आर प्रेजेंट, ये प्यूट्रिफैक्शन इज मार्क्ड एज फाउल स्वेलिंग, बहुत ही गंदा स्वेल इस कंडीशन में देखने को मिलती है। इसमें भी बैक्टीरिया है, ऑफकोर्स रहेगा ही, क्योंकि वही तो डिकम्पोजिट कर रहा है, सड़ा रहा है चीजों को, ये गैंग्रीन का नाम पड़ा है इसे। देन रैपिड ग्रोथ ऑफ, इसमें तो भैया रैपिड ग्रोथ क्लोस्ट्रीडियम ये परफ्रीजेंस का मिलता है, विच प्रोड्यूस टॉक्सिन एंड गैस, यही गैस बनाता है जिसकी वजह से इसे गैस गैंग्रीन बोला जाता है। तो ये बैक्टीरियल प्रेजेंस तीनों में है, किसी में कम है ज्यादा है, वही तो ये चीजों को डिकम्पोजिट कर रहा है। देन आता है गैस ग्रोस अपीयरेंस, अफेक्टेड पार्ट इज श्रंकन, ड्राई, ब्लैक एंड मम्मीफाइड, इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किसमें? ड्राई वाला में। अब मम्मीफाइड का मतलब क्या है? मम्मीफाइड तुम रिलेट कर लोगे मम्मी से। देखो, मम्मी माता जी से इसका कोई मतलब, मम्मा से कोई इसका रिलेशन नहीं है। मम्मीफाइड पहले जो डेड सेल होती थी उसे प्रिजर्व करके रखा जाता था, तो वो बहुत ही सूखा सूखा फील मतलब देखने को मिलता था। तो वही इस कंडीशन में ये सूखा सूखा रहता है, उसी के जैसा रहता है। मम्मीफाइड जो पहले बॉडी डेड बॉडी रहती थी, उसी वर्ड से मम्मी आया, इसीलिए बहुत लोग मम्मी कहना भी नहीं चाहते हैं, मतलब बहुत लोग माँ कहते हैं। सो ये उस तरह का ये देखने को मिलता है। अपियरेंस, ये ग्रोस अपियरेंस हम लोग देख रहे हैं। ये अफेक्टेड पार्ट, इसमें अगर ग्रोस अपियरेंस देखे तो स्वेलिन रहेगा, सॉफ्ट मॉइस्ट रहेगा, रोटेन सड़ा जैसा दिखेगा एंड डार्क हो जाएगी। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बाहर की ही चीजें दिखा दी गई है, ज्यादातर इंटरनल होता है, तो तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वही अगर इसका देखें, ये ग्रोस अपीयरेंस इसका कैसा देखेगा, तो टिश्यू स्वेलन एंड पेनफुल विथ कैरेक्टरिस्टिक। ये देखो स्वेलन यहाँ पे आपको इसमें दिख रही है गैस गैंग्रीन में। लाइन ऑफ डिमार्केशन देखे तो इसमें क्लियर लाइन रहेगा, सेपरेट डेड टिश्यू ये फ्रॉम हेल्दी टिश्यू, जो जैसे समझो अदर चीजें जिंदा है, इस एरिया में गैंग्रीन हो गई। यहाँ पे जो गैंग्रीन वेट गैंग्रीन है, ये पता चलेगा कि यहाँ के एरिया, ये जो मार्केशन है, यहाँ पे गैंग्रीन है तो ये मार्क रहेगा कि ये इधर गैंग्रीन है, इधर ठीक है। तो इसमें मार्क दिख रही है, लाइन दिख रही है, बट इसमें नहीं दिखता है। ये जो हमारा वेट गैंग्रीन है, उस कंडीशन में नो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट नहीं रहेगी। देख सकते हो यहाँ पे ये कहाँ तक फैला है कुछ पता नहीं है। ये पूरा वेट वेट मतलब, ऐसे भी पानी तो फैलने वाली चीज है ना, तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट से तुम याद रख लोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, मे बी एमसीक्यू यूनिवर्सिटी में भी तुमसे पूछ ले। अगर वही गैस गैंग्रीन में देखे तो क्रिप्टेशन गैस ब्लेब्स, गैस का देख रहे हो, ये यहाँ पे ब्लेब्स देखने को मिल रहा है। देन ये यहाँ पे हम लोग लाइन ऑफ डिमार्केशन देख रहे हैं। इन्फेक्शन स्प्रेड रैपिडली, बहुत ही जल्दी गैस गैंग्रीन में इन्फेक्शन फैल जाता है। कुछ टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट के लिए याद रख लेना, क्योंकि आजकल इससे भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी सब में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का है, और ये टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो अभी तुम पढ़ के आए हो उसी का है। सो और इसमें क्या, देखो तुम समझोगे नहीं लेकिन समझाती हूँ, ऐसा टाइम बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए मैं स्किप कर रही थी। आर्टरी में वहां पे ऑक्लूजन हुआ, देखिए हम लोग ड्राई गैंग्रीन चल रहा है ना, और कोआगुलेटिव में था क्या कि वही ऑक्लूजन के वजह से सप्लाई नहीं मिली, सप्लाई ना मिलने की वजह से सेल ऐसा डेथ हुआ कि उसमें नेक्रोसिस की कंडीशन हो गई, पूरी तरह से डेथ कर गए। जब सेल इंजुरी जब तक चल रहा था ना, तब तक सेल के अंदर चेंजेस आ रही थी, वो बेचारा किल्लत मतलब वो भटक रहा था इधर उधर, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही थी। उसके बाद
नेक्रोसिस, सेल मर ही गया। और गैंग्रीन में सेल मरा सो मरा, अब यहाँ पे बैक्टीरिया आ गई। अब चीजें जब घर की चीजें खराब हो जाती है, फेंकते हो तो देखते हो वो सड़ जाता है। कैसे सड़ता है? क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सब आके उसे सड़ाना, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। सो यही यहाँ पे एक कोआगुलेटिव में है, वही ये लिक्विफैक्टिव में आता है। पस का फॉर्मेशन याद करो, कुछ तो याद करो, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो रहा हो, इसीलिए मैं हर एक चीजों को टाइम ना होते हुए भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सटेंसिव टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, मायोनेक्रोसिस विद अ गैस प्रोडक्शन, तो इसका भी ध्यान रख लेना। इसे नहीं भी ध्यान रखते हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस, ये टर्म इसीलिए पढ़ाए थे कि ये ठीक होने वाला है कि नहीं हो, तो ये बहुत अच्छा इसका फेयर रहता है। देन पुअर ड्यू टू प्रोफाइंड टॉक्सिन, इसका मतलब ये ठीक होने की चांस बहुत कम रहती है। और ये तो बहुत ही पुअर है, हाईली फेटल, नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली बाय एम्पुटेशन। एम्पुटेशन करना पड़ता है। जिस एरिया में हुआ है भाई, वो अब कभी कुछ किया नहीं जा सकता, इस एरिया को ही काट कर हटा दो। ये बहुत जल्दी फैल जाता है। ये सारी चीजें हम लोग ये देख चुके। तो अगर तुम देखोगे ना तो कंटेंट कितना है वो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। मेनली मैं मेहनत की हूँ इस वे में कि ताकि तुम्हें चीजें कम टाइम में सारी चीजों को डिलीवर कर सकूं। एक बार एग्जाम टाइम पे पढ़ना, इससे इसके बाद पढ़ लेना, एग्जाम टाइम पे पढ़ लेना, चीजें इतना इजी वे में है कि सब चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। फाइनली सेल्फ एडेप्टेशन, पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं? नहीं, पढ़ा देती हूँ ताकि चीजें जल्दी खत्म हो जाए। बहुत सारी चीजें पढ़ानी है ना अभी, तो चलो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेल एडेप्टेशन, जिसमें कि एट्रोपी, ये जितने मतलब 5 टाइप का है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मे भी थोड़ा विजुअल ना हो, लेकिन मैं समझाऊंगी और यही टाइप्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है। सेल एडेप्टेशन भी एग्जाम में आता है। यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है। तुम अगर बोलने वाले हो कि मैम सब तो आप इंपॉर्टेंट ही कह रहे हो, किसको देखेंगे? तो भैया तुम अब जो भी कहो, यूनिट 1 इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बार बार क्वेश्चन देखती हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट बोलूंगी ही, इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ एडेप्टेशन। एक बार मैं देखूं सेल्फ एडेप्टेशन है क्या, पहले उसे हम लोग समझते हैं। देखो, सेल एडेप्टेशन में ये बीच की प्रोसेस है। एक सेल जो हमारा नॉर्मल था, अभी उस पे कुछ स्ट्रेस आई। तो स्ट्रेस, जैसे कि तुम 2 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारा एग्जाम आया, तुम पे स्ट्रेस आई, तो तुम क्या करते हो? एडेप्ट कर जाते हो, मतलब 4-5 घंटे पढ़ने लगे। कैसे भी करके तुम्हारे सेल के अंदर उतना कुछ हुआ नहीं, बस कुछ चेंजेस जैसे तैसे करके, वो एडेप्टेशन की कंडीशन है। और इससे भी ज्यादा स्ट्रेस जब आता है तो सेल इंजर्ड होती है। कुछ रिवर्सिबल रहता है, कुछ इरिवर्सिबल रहता है। इरिवर्सिबल वाला फाइनली डेथ हो जाता है, जिसे नेक्रोसिस बोलते हैं। देन अगर इसे बैक्टीरिया डिकम्पोजिट कर दे तो सड़ा दे, वो गैंग्रीन की कंडीशन थी। तो बस यही प्रोसेस था। इतना सब तो डिस्कस कर लिए, बट ए एडेप्टेशन तो हमारा छूट चुका था। आईएनसी इसको बाद में दिया है, तो इसे भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं, यही हमें पढ़ना है। सो सेलुलर एडेप्टेशन है क्या? रेफर टू रिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस दैट अ सेल अंडरगो इन रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। ऐसी कंडीशन है जिसपे सेल पे स्ट्रेस आती है, इसके वजह से सेल के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस आएगी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, रिवर्सिबल, वो ठीक हो जाएगा। वो एडेप्टेशन की कंडीशन है, वो एडप्ट कर रहा है, वो चेंजेस ला रहा है, ताकि जो स्ट्रेस है वो हमें इंजर्ड ना करे, हम सह के कैसे भी करके अडॉप्ट हो जाए। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि वो हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो और पैथोलॉजिकल भी स्ट्रेस ये देखने को मिलेगा। अब इसके कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो देखो अभी समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखो कि सेल एडेप्टेशन जो करेगा वो 5 रहता है। पहले या तो एट्रोपी की कंडीशन में चला जाए, 5 टाइप का देखने को मिलता है। पहला एट्रोपी, जिसमें कि अगर सेल पे स्ट्रेस आई और वो श्रिंक कर गया तो वो एट्रोपी की कंडीशन है। और ये टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बहुत ज्यादा आगे पढ़ोगे। सो एक बार ये टर्म्स को देख लेना। सेल एडेप्टेशन में मेनली क्या देख रहे हैं कि ये 5 टाइप का देखने को मिलेगा। एट्रोपी की कंडीशन, एट्रोपी में सेल साइज श्रिंक कर जाता है, वो एट्रोपी की कंडीशन है। एक आता है हाइपरट्रॉपी, जिसमें सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हार्ट का देखे थे तुम, हाइपरट्रॉपी की कंडीशन। तो उसमें इतना काम करना पड़ा था, इतना काम करना पड़ रहा था हार्ट के वेंट्रिकल को कि वो हाइपरट्रॉपी हो गया, सेल बड़ा हो गई।
नेक्स्ट हाइपरप्लेजिया आता है जिसमें कि अगर सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 था अब वो 3 4 5 6 बहुत ज्यादा हो गया, तो वो हाइपरप्लेजिया है। ध्यान रखना, सेल साइज छोटा हो रहा है तो ये ट्रॉपी है, सेल साइज बड़ा हो रहा है तो वो हाइपरट्रॉपी है। देन हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया वर्ड नंबर को इंक्रीज करता है और इधर हाइपर, ये सेल के नंबर को इंक्रीज इस कंडीशन में रहेगी। नेक्स्ट मेटाप्लेजिया आता है, इसमें रिवर्सिबल चेंजेस वन और एडल्ट सेल टाइप ऑफ अनदर, इसमें एक सेल लाइक देखेंगे हम लोग कि कॉलमनार ये सब आगे दूसरा में चेंज हो जाएगा एकदम से। ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है, ये फेवरेट है मेरा, आगे मैं बताऊंगी। नेक्स्ट डिस्प्लेजिया आता है, डिसऑर्डर एबनॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट, इसमें ये एबनॉर्मलिटी है, आगे कैंसर लीड करता है। तो ये तीन पहले देखो, इसमें इसमें मजा ही आ जाएगा, और लास्ट वाला बहुत ही कॉमन है, कैंसर के पहली वाली कंडीशन। तो पहला एट्रोपी देख लेते हैं, हो सकता है एट्रोपी तुम्हारे एग्जाम में आए अलग से, ये इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें ध्यान देना ही होगा। सो एट्रोपी है क्या? रिडक्शन इन साइज एंड नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल एंड ऑर्गन और टिश्यू विच लीड टू डिक्रीज ओवरऑल साइज दैट ऑर्गन। एट्रोपी कंडीशन ऐसी है जिसमें साइज भी रिडक्ट हो रही है एंड नंबर भी, दोनों के रिडक्ट होने की वजह से सेल का अगर साइज इतना बड़ा है तो दुखा हो जाएगा। तो ये हमारा एट्रोपी की कंडीशन है। वेल द सेल आर स्मॉलर दे आर स्टिल वायबल एंड नो डेड, मरा नहीं है भाई, छोटा हो जाए कितना भी छोटा, लेकिन तुम्हें उन्हें उसे वायबल ही रखना होगा, बस इसकी साइज छोटी हुई है, ये मरता नहीं है। ये पॉइंट में बहुत, क्योंकि अगर मरा तो वो निक्रोसिस की कंडीशन में चला जाएगा, जो कि ये ऐसी कंडीशन नहीं है भाई। जैसे ये स्ट्रेस इस पे से हटेगा ये जिंदा हो सकता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसमें सारी चीजें यही पैथोलॉजी का भाई, जैसे तुम एडल्ट नर्सिंग में कॉलेज पढ़ते हो, डायग्नोसिस ये सब लिखना सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से पैथोलॉजी का भी कुछ रूल नियम है, चेंजेस तो जरूर लिखना होता है। तो देखो पहले तो देखें कि किस कारण से ऐसा होगा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ना कि क्या कॉजेज है। तो इट अकर पहले मैकेनिज्म देखेंगे देन कॉजेज देखेंगे कि क्या होगा कि सेल छोटा हो जाएगी। तो इट अकर द रिडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिलामेंट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सेल का साइज छोटा हो रहा है तो सेल के अंदर जो चीजें होगी वो छोटे रिडक्ट हो रही होगी, तभी तो सेल का साइज छोटा हो गया। तो ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल छोटा हो जाता है, जो उसके अंदर की चीजें हैं वो छोटी हो गई, नॉर्मल सी है। देखो क्लास बड़ी हो गई, गला का मतलब गला ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, बट ठीक है आगे मैं जाऊंगी। फिजियोलॉजिकल कॉजेज, तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, अभी मैं पानी भी पी चुकी हूँ बट ये ठीक नहीं हो रहा है। फिजियोलॉजिकल कॉजेज नॉर्मल एजिंग, जैसे कि अब कॉजेज देखें तो इसमें फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दोनों हो गए, यही यहाँ पे टर्म था जो कि तुम्हें समझना था। देखो 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 तो ये है क्या, फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मली फंक्शन की वजह से ही चला गया, मतलब ऐसी हालत हुई कि सेल का साइज छोटा हो गया। तो इसमें जैसे कि बहुत ज्यादा एज हो जाए तो ब्रेन छोटा हो जाता है, ट्रॉफी हो जाती है, इसीलिए दादी माँ और नानी माँ चीजें भूलने लगती हैं। ये इनवॉल्यूशन ऑफ थाइमस इन बेसिकली चिल्ड्रन नहीं एडल्ट कंडीशन में आते आते तुम्हारा ये जो थाइमस है वो हट गया। तो ये क्या था, ये छोटा हो गया बेसिकली। तो ये फिजियोलॉजिकल है कि आगे फंक्शन नहीं रही तो ये छोटा हो गया। नेक्स्ट श्रिंकेज ऑफ यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये जो प्रेगनेंसी की कंडीशन, ये यूट्रस की कहानी है ना, इसमें तुम एट्रोपी भी जानोगे, जिसमें कि यूट्रस पहले बड़ा होता है, देन उसकी साइज घटने की कंडीशन एट्रोफी है, या फिर मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद एकदम ही श्रिंक कर जाता है। तो ये यूट्रस तीनों में आ जाता है। पहला तो ये एट्रोपी, इसकी साइज आफ्टर चाइल्ड बर्थ घटने की प्रोसेस एट्रोपी है। जब चाइल्ड रहता है, जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उसकी नंबर बढ़ती है तो वो हाइपरप्लेजिया के एग्जाम्पल में आ जाएगा। देन इसकी साइज भी बढ़ती है तो हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में आ जाएगा। मीन्स कि तुम्हें अगर कुछ एग्जाम्पल ना आए तो ये सेल एडेप्टेशन में, चाहे वो एट्रोपी हो, हाइपरट्रॉफी हो, हाइपरप्लेजिया हो, तीनों में तुम यूट्रस वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। बहुत ईजी है। पैथोलॉजिकल कुछ देख लेते हैं। इस्चेमिक में डिमिनिश ब्लड सप्लाई सच एज एट्रोफाइड किडनी एंड टू आर्थरोस्क्लेरोसिस, अभी हम लोग देख के आए। तो ये पैथोलॉजिकल है कि भैया इसे डिजीज हो गई, मतलब इसको नहीं मिल रही है सप्लाई, तो ये पैथोलॉजिकल कॉज, इसकी वजह से सेल श्रिंक हो गया है। नेक्स्ट
कुछ और भी है कॉजेज लाइक डिसयूज की वजह से हो सकता है, वेस्टिंग ऑफ मसल इन लिम्ब, इमोबिलाइज, प्लास्टर कास्ट होता है तो देखते हो उसकी पैर एक मोटू और एक पतली हो जाती है क्योंकि वहां पे यूज नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो साइज छोटा हो गया। नेक्स्ट आता है, इसलिए तुम अपना दिमाग यूज करना जितना हो सके यूज करना, नहीं तो छोटा हो गया तो तुम समझ लो क्या आगे करोगे। अरे मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट तुम आप लोग दिमाग बहुत अच्छे से यूज करते हो, मुझे पता है। पढ़ाई छोड़ के इधर उधर तो हो ही जाती है, रील स्क्रॉल कर लेते हैं, बहुत लोग रिलेशनशिप में फंस गए होंगे। अब जिनका आ, किसी का कोई और है, जिनका कोई नहीं है, उनका फोन है, तो दिमाग तो यूज होती ही है। तुम्हारा दिमाग सही रहेगा, थोड़ा सा इधर भी लगा लेना ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। सो डिसीजन नेक्स्ट आता है न्यूरोपैथिक। इसमें जब देखो पैरालिसिस की वजह से एकदम श्रिंक मतलब छोटा हो जाता है, तो ये सब एट्रोपी का एग्जाम्पल है। कुछ ना याद रहे तो कम से कम इतना तो याद रखोगे ना। डिसीज तो सिंपल ही है और एक यूट्रस वाला कॉमन चलेगा आगे तक। तो ये हमारा यहाँ पे एट्रोपी खत्म होती है। हाइपरट्रॉपी नेक्स्ट आता है। गला तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। हाइपरट्रॉपी सेकंड है। मेरा माइक आवाज तो तुम्हें आ रही है ना। ये हाइपरट्रॉपी में क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल विच रिजल्ट इनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू। इसमें साइज ज्यादा हो रहा है, ट्रॉपी हाइपर। मैकेनिज्म क्या है, कॉज इंक्रीज सिंथेसिस स्ट्रक्चर, प्रोटीन ज्यादा बनने लगते हैं एंड ऑर्गनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, नॉट जस्ट सेलुलर स्वेलिंग। इसमें स्वेलिंग नहीं है, ये अपने साइज को ही इंक्रीज, इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल उसके अंदर कम हो रही है तो स्ट्रक्चर छोटा हो जा रहा है, इसमें स्ट्रक्चर बड़ी हो जा रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जा रहा है हाइपरट्रॉपी में। कॉजेज क्या है, कब ऐसी कंडीशन होगी, तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज है द इलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द हार्मोनल सिचुएशन और बाइंडिंग ऑफ स्केलेटल मसल टू बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर का देखे वो ज्यादा वो क्या करते हैं, जिम जाते हैं और ज्यादा यूज करने से देखते हो उनका सिक्स पैक बन जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कॉजेज हुआ, ये हाइपरट्रॉपी का ही एग्जांपल है। देन पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या है, पैथोलॉजिकल तो सबसे पहले कार्डियक ही आएगा कि कार्डियक मसल इनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन रिस्पांस हाई ब्लड प्रेशर हार्ट वाल्व हाइपरटेंशन होने की वजह से इस पे इतना प्रेशर आता है, या फिर ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखते हो ये वाला, ये तुम चाहो तो ऐसा नॉर्मल सा डायग्राम भी बना सकते हो एग्जाम में अगर आ गई तो, कि यहाँ पे इनलार्जमेंट को शो कर सकते हो कि इतना ज्यादा प्रेशर हो कि काम करते करते बेचारा अपना साइज को इंक्रीज कर लेता है। नेक्स्ट हाइपरप्लेजिया थर्ड हमारा आता है सेल एडेप्टेशन में। इसमें क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाती है सेल का, ऑर्गन मतलब जो भी जिसके अंदर भी चेंजेस आ रही है, सेल की नंबर ज्यादा हो जाएगी, टिश्यू ऑफन अकरिंग एलॉक्साइन हाइपरट्रॉफी दिस ओनली हैपन इज सेल कैपेबल टू डिवाइडिंग। वही सेल में होगा जो भाई डिवाइड करेंगे तभी तो सेल का नंबर बढ़ेगा, जैसे न्यूरॉन्स को का डिवीजन ही नहीं होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये कॉमन है, बेसिक है, फर्स्ट सेम से ही तुम पढ़ते आ रहे हो। मैकेनिज्म क्या है, कब सेल की संख्या बढ़ेगी, तो दिस रिजल्ट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड देयर रिसेप्टर। ग्रोथ फैक्टर इतनी ज्यादा हो गया कि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन आ रही है और उसकी संख्या को बढ़ा रही है। कब ऐसा होता है, तो फिजियोलॉजिकल कॉजेस लाइक हार्मोनल वेस्ट का डेवलपमेंट होना ये फीमेल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंड देन कंपनसेटरी रीजनरेशन ऑफ लिवर आफ्टर, मतलब कुछ लिवर का पोर्शन हटा भी दो तो ये रीजनरेट कर लेता है। तो ये सब है क्या, इसमें मेनली सेल की संख्या बढ़ जाती है, जो कंडीशन क्या है हाइपरप्लेजिया। कुछ फिजियोलॉजिकल ये तो देख लिए, पैथोलॉजिकल की डिजीज कंडीशन हुई तो भी ये ऐसा होता है, जैसे कि स्किन बर्ड कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी और एंडोथेलियम हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एक्सेसिव एस्ट्रोजन विच लीड हैवी ब्लीडिंग। ये तो ठीक है, मैं बताऊंगी। सबसे पहले स्किन बर्ड का देखो कि एचपीवी की वजह से ये ऐसा जो दिख रहा है तुम्हें फूला फूला सा, ये है क्या, ये कैसे फूला, कुछ तो आई होगी। सो यहाँ पे सेल की संख्या ये इंक्रीज हो रही है और हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल पैथोलॉजिकल होता है किसी ये डिजीज की वजह से, पैपिलोमा वायरस की वजह से। देन ये ब्लीडिंग का क्या मतलब है, एस्ट्रोजन पिल्स अगर कोई ज्यादा ले रहा है तो एक्सेसिव एस्ट्रोजन होने की वजह से इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है यूट्रस का उसमें हाइपरप्लेजिया होगा और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये पैथोलॉजिकल कॉजेज है कि सेल बहुत ज्यादा बड़ी, अब उसका है ही कि एंडोथेलियम लेयर तो टूट के बाहर झड़ेगा ही, तो ब्लीडिंग हाई देखने को मिलती है अगर कोई ज्यादा एस्ट्रोजन ले रहा है तो।
नेक्स्ट मेटाप्लेजिया आता है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, तुम्हें ये जानना है कि देखो ना, सेल अपना मतलब टिश्यू एक से दूसरे में चेंज हो गया, ये इसमें देखने को मिलती है। सो इसमें ये है कि डेफिनेशन, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन टाइप ऑफ मेच्योर एडल्ट सेल, जैसे कि इपिथेलियल जो है वो मेसेंकाइमल, ये इपिथेलियल और मेसेंकाइमल में बेसिकली देखने को मिलता है। दोनों ना याद रहे तो इपिथेलियल का तुम ध्यान रख, देखो ये देखो, ये टाइप्स इसके में जो भी कनेक्टिव, एपिथेलियल जो पढ़े हो, वही चीजें अपनी बदल दे रही है। जब स्ट्रेस आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर ही बदल दे रहा है। बाय अनदर टाइप ऑफ मेच्योर एडल्ट सेल, अभी और समझोगे तो समझ में आएगा। मैकेनिज्म इसका क्या होता है, इटा कर एडेप्टिव रिस्पॉन्स ऑफ क्रोनिक इरिटेशन, एबनॉर्मल स्टिमुलाई की वजह से ऐसा होता है। क्या स्टिमुलाई है वो भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे कि एक क्रोनिक स्मोकर है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, the normal ciliated columnar epithelial of respiratory tract changes, columnar in squamous epithelium better withstand the stress of smoke। देखो ये क्या बोल रहा है, एक बहुत ज्यादा बंदा जो स्मोक करता है, नॉर्मल जो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ये चेंज होकर स्क्वैमस बना लेता है। और स्क्वैमस बनने की वजह से ये इसलिए बनता है ताकि वो स्ट्रेस को, जो स्मोकिंग की वजह से स्ट्रेस इसकी एयरवे में हो रही है, वो बेटर ये सह सकता है। तो कितनी अजीब बात है ना कि इस हद तक उसे जाना पड़ रहा है कि वो अपनी स्ट्रक्चर, वो अपनी वजूद को भी यू हटा के दूसरे में जा रहा है, दूसरे स्ट्रक्चर में हो जा रहा है। रिवर्सिबल है क्योंकि हम लोग देख लिए हैं कि एडेप्टेशन की कंडीशन रिवर्सिबल होती है। जैसे स्मोकिंग का स्ट्रेस हटेगा वो फिर से ये सिलिएटेड में बदल जाएगा। अब दो टाइप का, जैसे कि हम लोग ये देखें, तुम अभी तक क्या पढ़े हो, कंफ्यूज हो सकते हो। सेल एडेप्टेशन देख रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से सेल जो है वो एडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका 5 है, 5 टाइप। या तो एट्रोफी में जाएगा, ये सेल की संख्या, सेल का साइज बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। देन हाइपरट्रॉफी, जिसमें साइज इंक्रीज हो रहा है। कॉजेस देख रहे हैं कि इन सबका क्या है, ये यूज ना हो इसमें। और मैकेनिज्म देख रहे हैं कि इसमें जो भी ऑर्गेनल्स का साइज सब ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से फाइनली सेल बढ़ जा रहा है। बट इसकी कॉजेस तुम ध्यान रखे थे कि एक का नॉर्मल था जो कि फिजियोलॉजिकल आ रहा था, और एक पैथोलॉजिकल, तीनों में हाइपरप्लेजिया तक देखा, और तीनों में तुम यूट्रस का एग्जांपल लिख सकते हो, ये मैं बताई हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग वाला जो है वो है हमारा ये मेटाप्लेजिया, जिसमें कि एक बदल ही जा रहा है, एक एडल्ट से दूसरे में चला जा रहा है कि कोई ये कॉलमनार है तो वो स्क्वैमस में बदल जा रहा है, ताकि हम स्ट्रेस को हैंडल कर सके। तो इसमें जैसे उसमें पैथोलॉजिकल और तुम फिजियोलॉजिकल याद रखे थे, यहाँ पे स्क्वैमस और कॉलमनार याद रखना। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है कि पहले वो कॉलमनार था और वो स्क्वैमस में चेंज हो गया, तो उसे हम लोग स्क्वैमस मेटाप्लेजिया बोलेंगे। और वही कोई पहले से स्क्वैमस था और स्ट्रेस पड़ने की वजह से अगर कॉलमनार में आया तो उसे कॉलमनार मेटाप्लेजिया बोलेंगे। कि पहले, अब मेटाप्लेजिया से जाना जा रहा है ना, लाइक लड़कियों की जैसे शादी होता था तो वो घर जाती थी तो उनका अपना वजूद हटाने के लिए मतलब हस्बैंड का टाइटल लग जाता था, क्योंकि वो चेंज होके वहां गई है। तो उसी तरह से ये स्क्वैमस से कॉलमनार में गया है, इसीलिए कॉलमनार मेटाप्लेजिया। पहले ये स्क्वैमस था, जो चेंजेस आई उसके नाम पे है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो ये देखो, ये कब होगा, तो ओरिजिनल कॉलमनार था इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्क्वैमस सेल। इसका एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक ही आता है। ये क्रोनिक स्मोकर जो ऊपर देखे वो नॉर्मल पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से हमारा एयरवे बना है, बट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए ये स्क्वैमस सर्वाइव टू स्ट्रेस टोबैको ये में चेंज हो जाता है। तो स्क्वैमस में चेंज हुआ इसलिए स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। कॉलमनार मेटाप्लेजिया, इसमें क्या है, बैरेट इसोफेगस देखने को मिलता है ड्यू टू क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स, जीईआरडी की कंडीशन, जीआई में हम लोग पढ़े थे। नॉर्मल स्क्वैमस लाइनिंग लोअर इसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम टू बेटर हैंडल स्टमक एसिड। कुछ नहीं, तुम ऐसा डायग्राम भी बनाओगे। ये हमारा स्टमक है, ये कॉलमनार यहाँ पे एपिथेलियल रहता है, ये हमारा इसोफेगस है। ये नॉर्मली पहले से ये जो है वो ये स्क्वैमस रहेगा, बट जीईआरडी की कंडीशन में, अब यहाँ ये कॉलमनार क्यों है, क्योंकि ये एसीएल को अच्छे से झेल सकता है। अब जीईआरडी के कंडीशन में एसिड इसोफेगस को भी अफेक्ट करने लगता है, ये बैरेट इसोफेगस की कंडीशन है। तो क्या करे बेचारा, हैंडल करने के लिए इस सिचुएशन को
खुद भी सोचता है कि ये जैसा कॉलमनार है भाई हम भी बदल जाते हैं ताकि इस एसिड की करप्शन से तो मैं बच सकूं। तो ये चेंजेस कॉलमनार मेटाप्लेजिया आता है कि जो स्क्वैमस था वो कॉलमनार में चेंज आ गया। कुछ नहीं याद रखना, जैसे वहां पे पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल याद रखे, यहाँ पे याद रखना कि स्क्वैमस कॉलमनार में चेंज हो जा रहा है और ये कॉलमनार स्क्वैमस में चेंज हो रहा है। जो चेंजेस फाइनली आ रही है उसी के अकॉर्डिंग नाम है, इसमें बैरेट और इसमें स्मोकिंग वाला, बस दो ही मेटाप्लेजिया, खत्म। अगर डिप जाते हो तो उसमें और भी चीजें आती है बट इतना एग्जाम के लिए ठीक है। डिस्प्लेजिया नेक्स्ट आता है और ये लास्ट आता है। डिस्प्लेजिया में क्या होगा, इट मीन्स डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग एबनॉर्मलिटी इन सेल साइज शेप, सब इसमें जो है वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में सब में चेंजेस आती है। फीचर अगर देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इट कंसिडर प्री मैलिग्नेंट प्री कैंसर की कंडीशन है, कैंसर होने की कंडीशन है डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया कैंसर में बार बार आएगा और पैथोलॉजी में तुम कैंसर के बारे में ही पढ़ते हो। सो विल इट कैन बी रिवर्सिबल इफ इन इंसिट, इसका मतलब क्या है, उकसाने वाली चीजें। इंसाइटिंग का मतलब इंसाइटिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड, इट मे बी प्रोग्रेस इन्वेसिव कैंसर इफ द इरिटेशन प्रसिस्ट। कुछ नहीं, सेल एडेप्टेशन है ना, तो रिवर्सिबल की कंडीशन है। तो अगर ये जो इंसाइटिंग स्टिमुलस था उसे तुम हटा देते हो तो ये नॉर्मल आ जाएगा। डिस्प्लेजिया कैंसर होने की कंडीशन से पहले वाली स्टेज है, कैंसर नहीं हुआ, अगर स्टेज हटाते हो तो ये ठीक हो सकता है। तो ये वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो इंसाइटिंग स्टिमुलस है, उकसाने वाली चीजें रिमूव करते हो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं करोगे तो ये आगे चल के कैंसर में भी ये फैल जाएगा। इसमें चेंजेस क्या आती है सेल के अंदर, तो ये प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, सेल साइज शेप सब इसमें डिफरेंट होने लगते हैं क्योंकि कैंसर अब एबनॉर्मल सारी चीजें होने वाली है, प्री कैंसर की कंडीशन है। तो लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी भी हट जाता है और माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, इसलिए तो इसे कैंसर की कंडीशन बोल रहे हैं। सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करने लगेगा, लेकिन अभी कैंसर हुई नहीं है, ये कैंसर होने की पहले की कंडीशन है। तो डिस्प्लेजिया में और कुछ ना याद रहे तो इतना याद रखना कि ये प्री कैंसर कंडीशन है और माइटोटिक कंडीशन ज्यादा होने लगता है। कुछ इसमें रेशियो भी आती है कि सेल के अंदर वही बेसल पोलैरिटी ये सब है, ये सब होने लगता है, लेकिन उतना ना भी देखे तो चलेगा। मेनली इतना ही याद रखना कि ये प्री कैंसर मतलब कैंसर से पहले की कंडीशन है। अब हमारा एक बार सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस में हम लोग यहाँ सेल एडेप्टेशन पूरा पढ़ चुके हैं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए थर्ड सेम वाले हो तो एक बार व्हाट्सएप पे जरूर विजिट करना या फिर डिस्क्रिप्शन जाके देखना, सैंपल पेपर देखना, पूरा नोट्स अवेलेबल है, इसका भी तुम्हें व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा, पेड है बट अफोर्डेबल है। मेनली आगे का जो टॉपिक है तुम यहाँ पे देख सकते हो, वो वीडियो बड़ी हो रही है तो तुम खुद बोर हो रहे होगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक में ये, अभी तक तो तुम नॉर्मली यही कहानी जाने कि एक सेल था, सेल के अंदर ये देखे कि पैथोलॉजी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। देन सेल से बात स्टार्ट हुई है, सेल नॉर्मल था वो एडप्ट किया, एंजियोरी किया, नेक्रोसिस की कंडीशन में गया, वो बैक्टीरिया की वजह से सड़ने ये सब भी लगा, गैंग्रीनिक कंडीशन। ये क्या था, बस वही देखे हो। अब स्टार्ट होती है पार्ट इन्फ्लामेशन की, जो कि पार्ट 2 रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, झेलने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। बताना अपना फीडबैक मेरे को जरूर देना, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, और अपने सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो, अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ही चैनल को करके जरूर रखना ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए तुम्हारे पास सबसे पहले जाए। और सबसे जरूरी बात, ये सब करो या ना करो, वीडियो को फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग। जिनको भी पैथोलॉजी में ट्रबल हो, चाहे आप जिस भी कॉलेज से हो, इस वीडियो को एटलीस्ट ग्रुप में जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर